हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राजकुमारी लतिका के साथ राजघराने से कई बॉडीगार्ड आए थे। राजघराने का नाम सुनते ही रोहित भी बड़ी अदब से उन लोगों के पास आया और धीमी आवाज़ में रोहित ने चीफ कमांडर को पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं? राजकुमारी लतिका एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए रोहित ने यह सवाल कमांडर इन चीफ से पूछा था। कमांडर इन चीफ ने रोहित को बड़ी ही पोलाइटली जवाब देते हुए कहा, हर हाइनेस ने राजकुमारी लतिका को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में भेजा है। राजकुमारी लतिका अपने सबसे करीबी दोस्त की बर्थडे पार्टी मिस नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर रोहित काफ़ी हैरान रह गया। आसपास खड़े सभी लोग यह बात सुनकर यह सोच में पड़ गए कि अगर रोहित शाही घराने को अच्छी तरह नहीं जानता था तो फिर आखिर तीनों बच्चों में से कौन था वह जो राजकुमारी लतिका का बेस्ट फ्रेंड था। जाहिर सी बात है, क्योंकि आर्यन बचपन से रोहित के साथ पला बड़ा था, इसलिए आर्यन वह दोस्त नहीं हो सकता था। अब लोग यह सोचने लगे कि अलेक्जेंडर और रिया में से कौन राजकुमारी लतिका का दोस्त था। राजकुमारी लतिका का पहनावा और चाल ढाल देखकर कोई भी इंसान ये अंदाज़ा लगा सकता था कि भले ही वह बच्ची 6 साल की थी, मगर हर लिहाज से वह रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। चलने का तरीका, अपने आप को कैरी करने का तरीका, कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बहुत ही एलिगेंट था। छोटी सी 6 साल की गुड़िया को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपने हाथों से उसे तराशा हो। खूबसूरत हीरे जैसी चमकती हुई आंखें, गोरे गोरे गाल, लाल लाल होठ, दुबली पतली कमर और गोल गोल चेहरा देखकर अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि राजकुमारी लतिका क्या एक जीती जागती लड़की थी या कोई फैक्ट्री में बनी हुई कांच की गुड़िया। जब रोहित और शाही घराने का कमांडर इन चीफ आपस में बात कर रहे थे तभी राजकुमारी लतिका गार्डन में अपनी नज़रें घुमाकर अपने दोस्त को ढूंढ रही थी। रोहित और प्रिंसेस लतिका से थोड़ी दूर भीड़ के बीचों बीच सुगंधा नन्ही सी रिया से कह रही थी, देखो जरा वहाँ पर, क्या तुम जानती भी हो वह छोटी सी लड़की कौन है? बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है, मगर ज़रा उसके बात करने का तरीका देखो, उसके चाल ढाल का तरीका देखो। क्या तुम जानती हो कितने बड़े ख़ानदान की बेटी है वह? उसका ख़ानदान राजा महाराजाओं का ख़ानदान है। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने शाही परिवार की किसी लड़की से तुम कभी ज़िंदगी में मिल भी पाई होगी या नहीं। ज़रा देखो, ठीक तुम्हारी उम्र की है मगर किस तरह बड़ों के सामने सर झुकाकर खड़ी है। यह होती है तहजीब, यह होता है तरीका बड़ों के साथ पेश आने का। जब सुगंधा यह सारी बातें रिया के साथ कर रही थी तब आसपास खड़े लोग भी अब सुगंधा से इरिटेट होने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुगंधा एक 6 साल की बच्ची के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई थी। पहले प्रीति को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और अब प्रिंसेस लतिका को लेकर दूसरा हंगामा शुरू करने जा रही थी सुगंधा। इससे पहले की बात और बढ़ती, प्रिंसेस लतिका की नज़र गार्डन में भीड़ के बीचों बीच खड़ी रिया पर पड़ी। रिया आंखों में गुस्सा लिए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर सुगंधा की ओर देख रही थी। जैसे ही प्रिंसेस लतिका ने रिया को देखा, लतिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटी सी लतिका अपने दोनों हाथ हवा में उछाल कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, रिया हैप्पी बर्थडे टू यू, देखो मैं तुम्हें विश करने आ गई। लतिका की आवाज़ सुनकर रिया के चेहरे पर सरप्राइज दिखाई देने लगी। रिया को एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिली थी। दोनों अपने अपने हाथ हवा में उछाल कर एक दूसरे की ओर दौड़ने लगी। सब लोग यह नज़ारा देखकर हैरान हो गए थे। धीरे धीरे ऊंचे ख़ानदान के लोगों को अब यह बात समझ में आने लगी थी कि प्रिंसेस लतिका की बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि रिया थी। लोगों ने सुन रखा था कि दिल्ली आने से पहले अनिका रिया के साथ काफ़ी छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी। यह बात कोई नहीं जानता था कि प्रेगनेंसी के बाद 6 साल अनिका ने किस गुमनामी के किसके साथ गुजारी थी। मगर कभी सभी लोग सिर्फ इतनी बात जानते थे कि अनिका ने वह गुमनामी के 6 साल किसी छोटे से परिवार के साथ रहकर गुजारे थे। मगर आज अनिका की बेटी की प्रिंसेस लतिका के साथ दोस्ती देखकर ऊंचे ख़ानदान के सभी लोग हैरान रह गए। जिस खानदान के लोग किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को भी मिलने के लिए आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, ऐसे शाही खानदान के साथ रिया की इस तरह की दोस्ती लोगों की समझ के बाहर थी। दोनों बच्चियां एक दूसरे के सामने आकर बैठ गई और फिर ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को गले से लगा लिया। दोनों ही बच्चे एक दूसरे से मिलकर इतनी खुश नज़र आ रही थी जैसे उन्हें किसी ने चॉकलेट के पहाड़ों का पता ठिकाना बता दिया था। दोनों एक दूसरे को गले मिलकर गोल गोल घूमने लगी।
कुछ देर तक शोर मचाने के बाद गहरी सांसें लेते हुए दोनों ही बच्चियां गार्डन की फर्श पर गिर पड़ी। हंसते हंसते रिया ने लतिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हारे साथ ही हैं? लतिका ने तेज सांसें लेते हुए रिया से कहा, नहीं, मैं यहाँ अपने बॉडीगार्ड के साथ आई हूँ। भला मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी कैसे मिस कर सकती थी? मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे भी लेकर आई हूँ। तोहफों का नाम सुनकर फिर से रिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से अपनी जगह पर कूदने लगी। लतिका के साथ आए बॉडीगार्ड ने एक के बाद एक तोहफे रिया के सामने रखे। शाही घराने का हर तोहफा बेशकीमती था। रिया की पसंद के खिलौनों से लेकर रिया की पसंद के कपड़े, महंगी घड़ियां, महंगी ज्वेलरी एक के बाद एक रिया के सामने रखी जाने लगी। लोग एक के बाद एक हो रही गिफ्ट की बौछार को देखकर हैरान रह गए। लोगों ने इससे पहले कभी भी तोहफों की इस तरह की परेड कभी नहीं देखी थी। लतिका के साथ आए हुए बॉडीगार्ड काफ़ी पोलाइट नज़र आ रहे थे, मगर यह बात सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि यह बेहद जेंटलमैन जैसे दिखाई देने वाले लोग वक्त आने पर कितने खतरनाक हो सकते थे। शाही घराने को 3 खास लोगों पर पूरा भरोसा था, इसलिए चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए इन लोगों के साथ प्रिंसेस लतिका को भेजा गया था। दोनों बच्चे बारी बारी हर गिफ्ट को देखने लगे और आसपास खड़े लोग बच्चों के बीच इस गहरी दोस्ती को देखने लगे। सुगंधा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुगंधा ने सांस लेना बंद कर दिया था। सुगंधा के पांव जमीन में गड़ चुके थे। वह किसी तरह अपनी शक्ल छुपाना चाहती थी, मगर आसपास कहीं से उसे छुपने का ठिकाना नजर नहीं आ रहा था। रिया और लतिका की दोस्ती देखकर प्रीति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। मौका देखते ही प्रीति ने सुगंधा की ओर देखकर कहा कि जी, आप जो कह रही थी कि रिया काफ़ी छोटे परिवार की बच्ची है, उसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई है। अब मुझे आप ही बताइए, इतने बड़े परिवार के लोग अगर रिया को अपनी बेटी का बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं तो क्या आपको रिया की परवरिश पर किसी भी तरह का शक होना चाहिए? प्रीति की बात में हामी भरते हुए कुछ ऊंचे खानदान के लोग आगे बढ़कर सुगंधा को यही सवाल पूछने लगे। सबको अपनी तरफ से इस तरफ आता हुआ देखकर सुगंधा ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, मैं जानती हूँ कि रिया की परवरिश वाकई में बहुत अच्छी हुई होगी, तभी तो इतने बड़े खानदान के लोग रिया के साथ मेल जोल बढ़ा रहे हैं। बस मैं तो इसलिए यह सारी बातें कह रही थी क्योंकि हमारे खानदान के बच्चे भी कल उठकर रिया के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे। अगर रिया की परवरिश में किसी भी तरह की कमी होगी तो उसका सीधा असर बाकी ऊंचे खानदान के बच्चों पर भी पड़ सकता था, और ख़ास करके आर्यन। मुझे उसकी बड़ी ही चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने यह सवाल पूछ लिया। आखिर मारवा खानदान के साथ मेरा जाति रिश्ता है। रोहित तो बिल्कुल मेरे लिए अपने तरुण जैसा है, इसलिए रोहित के परिवार की चिंता हमेशा मुझे सताती रहती है। इसलिए शायद मैंने यह सारी बातें कह दी, मगर अब पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी हूँ कि रिया की परवरिश बिल्कुल ठीक हुई है। यह बात कहकर सुगंधा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हालांकि सुगंधा की हंसी पूरी तरह से फेक थी, यह सभी लोगों को नज़र आ रहा था, मगर मामले को किसी तरह दबाने के लिए सुगंधा हंस हंस कर लोगों से यह सारी बातें कह रही थी। दोनों बच्चियां गार्डन की फर्श पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगी। तभी अचानक रोहित सुगंधा के ठीक बगल में आकर खड़ा हो गया। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर सुगंधा से पूछा, क्या आपके पास इस बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है? रोहित का सवाल सुनते ही सुगंधा के चेहरे का रंग उड़ गया। सुगंधा ने अभी दावा किया था कि वह रोहित को बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती है और मारवा खानदान के साथ सुगंधा का काफ़ी गहरा रिश्ता है, मगर अचानक सबके सामने रोहित ने यह सवाल पूछकर सुगंधा के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। सुगंधा यहाँ वहाँ दादी माँ को ढूंढने लगी, मगर दादी माँ उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी अचानक अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सुगंधा ने अपना एक हाथ रोहित के कंधे पर मारते हुए कहा, अरे बेटा, यह किस तरह का सवाल पूछ रहे हो? सिंघानिया परिवार और मारवा परिवार को एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। तभी रोहित ने बड़े ही आराम से इस बात का जवाब देते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा दादी माँ के बड़े भाई यानी कि आपके ससुर जरूर हमारे परिवार का हिस्सा हैं, मगर अभी तीसरी पीढ़ी का दौर चल रहा है और तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते अक्सर दोनों खानदान एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से अब आप यह नहीं कह सकती कि आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं। माफ़ कीजिएगा, इस पार्टी में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास इनविटेशन कार्ड है। अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है तो आप शौक से यहाँ रुक सकती हैं, पार्टी का मज़ा उठा सकती हैं, खाना खा सकती हैं, मगर अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा। रोहित का इतना कहना ही काफ़ी था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने
सुगंधा के आसपास एक घेरा बना लिया। सुगंधा किसी भी हालत में अपनी इस तरह की बेइज्जती होते नहीं देख सकती थी। ऊंचे खानदान के कई लोग पार्टी में मौजूद थे। अगर रोहित ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए सुगंधा को धक्के मारकर पार्टी से निकलवा दिया तो ऊंचे खानदानों की लिस्ट में सुगंधा का नाम गायब होना पक्का था। सुगंधा ने रोहित की बात का जवाब देने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रोहित के चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने सुगंधा को रोकते हुए पूछा, क्या आपके पास इनविटेशन कार्ड है मैडम? हैरान सुगंधा ने सिर्फ नाम में अपना सर हिला दिया। सुगंधा का जवाब मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े ही प्यार से सुगंधा को बाहर का रास्ता दिखाया। सुगंधा हैरान परेशान खड़ी रोहित को देखने लगी। रोहित भी सुगंधा की आंखों में आंखें डालकर कुछ देर तक देखता रहा, मगर रोहित ने सिक्योरिटी गार्ड्स को सुगंधा को ले जाते हुए नहीं रोका। धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड सुगंधा को गेट के बाहर ले गए। सुगंधा के जाते ही ऊंचे खानदान के कुछ लोगों ने अपने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन लगाकर सिंघानिया परिवार के साथ सारे बिजनेस डील कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया। रोहित के बर्ताव से अब एक बात साफ हो चुकी थी कि सिंघानिया परिवार के साथ अब मारवा परिवार का कोई रिश्ता नहीं था। कल का सूरज सिंघानिया परिवार के लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आने वाला था। यह बात पार्टी में तय हो चुकी थी। प्रिंसेस लतिका और रिया की दोस्ती देखकर खुद रोहित भी हैरान था। आखिर रिया के इतने बड़े परिवार के साथ दोस्ती का कारण क्या था? यह बात खुद रोहित भी नहीं जानता था। जब रोहित अनिका को यह बात पूछने के लिए फिर से विला की ओर जाने लगा, तब रोहित ने देखा करण दोनों हीरो को अपने एक एक हाथ में पकड़कर गौर से उन हीरो को देख रहे थे। करण के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों साफ साफ नजर आ रही थी। रोहित करण के पास जाकर कुछ देर तक हीरो को देखता रहा। अचानक करण ने रोहित की ओर देखकर पूछा, आखिर कौन है वह जिसने रिया को इतनी कीमती गिफ्ट भिजवाई है? रोहित पिछले कई अरसे से करण गुलेरिया को मिलजुल रहा था, मगर आज तक कभी रोहित ने करण को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। करण के हाथ में वह दोनों हीरे थे जो पूरी दुनिया में हार्ट ऑफ ओशियन के नाम से जाने जाते थे। रोहित ने करण गुलेरिया के पास आकर पूछा, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? करण गुलेरिया ने दोनों हीरो को एक साथ देखते हुए कहा, यह तो हूबहू मैच है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस हीरे की जोड़ी को कभी ढूंढ पाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह हीरा रिया को किसने दिया है गिफ्ट में। रोहित ने उस बुजुर्ग आदमी को अपने पास बुलाया जो रिया के लिए हीरा तिजोरी में गिफ्ट के तौर पर लेकर आया था। बुजुर्ग के पास आते ही करण ने उससे पूछा, तुम किसके लिए काम करते हो? मैं जानना चाहता हूं कि यह हीरा तुम्हारी मालकिन के पास कैसे आया। वह बुजुर्ग आदमी काफ़ी पोलाइटली अपना सर झुकाकर करण की बात का जवाब देते हुए कहने लगा, साहब मैं बेंगलुरु की रेखा मूर्ति जी के लिए काम करता हूँ। मैडम खुद यहाँ पर आ नहीं सकी, इसलिए रिया बेबी के लिए यह गिफ्ट भिजवाई है। वैसे वह हीरा उन्हें करीबी दोस्त ने सालों पहले दिया था। आज मुझे मैडम ने कहा कि मुझे इस हीरे को अपने असली मालिक तक पहुँचाना है, यानी कि मैडम की जिस दोस्त ने यह हीरा मैडम को दिया था, यह हीरा उस दोस्त की नवासी तक पहुँचाना ही मेरा काम था। जब उस बुजुर्ग आदमी ने यह बात कही तब करण गुलेरिया की सांसें तेज होने लगी। इसका मतलब साफ था कि वह आदमी जिस औरत के बारे में बात कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा थी। करण ने अपने कदम बढ़ाते हुए उससे पूछा, क्या तुम जानते हो तुम्हारी मैडम की उस फ्रेंड को जिसने तुम्हारी मैडम को हीरा दिया था? उस बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह तो सालों पहले की बात है। मैडम की वह फ्रेंड तो 20 साल पहले ही गुजर गई। यह हीरा अमानत के तौर पर मेरी मैडम के पास महफूज रखा गया था। आज बेबी के छठे जन्मदिन पर मैडम ने कहा कि हीरे को अपने असली हकदार के पास पहुंच जाना चाहिए, और इसलिए मैं हीरा रिया बेबी को उपहार के रूप में देने आया हूं। कुछ देर के लिए करण की सांसें फूलने लगी थी। जैसे ही करण ने उस हीरे की ओर देखा, करण के मन में उम्मीद जागने लगी थी कि स्वाति मल्होत्रा आज भी शायद कहीं जिंदा थी। मगर जब रेखा मूर्ति के नौकर ने सारी बातों का खुलासा किया तब फिर से करण के चेहरे पर मायूसी छा गई। वैसे तो करण यह बात काफ़ी अरसे से जानते थे कि लगभग 20 साल पहले स्वाति की मौत हो चुकी थी, मगर आज अपने हाथों में उस हीरे को देखकर एक बार करण गुलेरिया के दिल में यह उम्मीद जरूर जागी थी कि शायद स्वाति आज भी जिंदा है। हीरे आकाश को सौंपते हुए करण ने रोहित के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ देर के लिए अब आराम कर लेना चाहिए। आकाश और रोहित दोनों अच्छी तरह जानते थे कि अभी करण को ठीक हुए कुछ ही दिन बीते थे। ज़्यादा देर पार्टी के बीच शोर शराबे में रहना उनके लिए ठीक नहीं होता। इसलिए रोहित ने करण से कहा, चलिए अंकल, मैं आपको ऊपर कमरे में छोड़ देता हूँ।
वहाँ आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। कर्ण ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है मेरे आदमी मुझे ले जाएंगे, तुम यहाँ पार्टी में रहकर एंजॉय करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। रोहित ने कर्ण का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं खुद आपको ऊपर छोड़ देता हूँ। वैसे भी नीचे पार्टी में लोग अनीका का इंतजार कर रहे हैं, जरा देखता हूँ अनीका तैयार हुई है या नहीं। रोहित कर्ण को लेकर धीरे धीरे ऊपर के फ्लोर पर जाने लगा। रोहित ने सोचा कि कुछ देर कर्ण को अपने बेडरूम में आराम करने के लिए छोड़कर एक बार अनीका से पूछ लेगा कि वह कब तक नीचे आना चाहती है। जैसे ही रोहित और कर्ण ऊपर के कमरे में पहुंचे, रोहित ने कमरे के दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रोहित ने जब धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। अनीका कहीं नज़र नहीं आ रही थी। रोहित यह बात अच्छी तरह जानता था कि अनीका को भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस तरह की पार्टी और शोर शराबे से अनीका हमेशा दूर ही रहना पसंद करती थी। मगर रोहित चाहता था कि तीनों बच्चों के साथ एक बार अनीका भी पार्टी में शामिल हो जाए, ताकि रोहित का पूरा परिवार एक साथ बच्चों का जन्मदिन मना सके। जब रोहित ने देखा कि कमरे के अंदर कोई मौजूद नहीं था, तब रोहित ने टेरेस गार्डन पर जाकर एक बार अनीका को ढूंढने की कोशिश की, मगर अनीका कहीं नज़र नहीं आ रही थी। रोहित हैरान रह गया था कि आखिर विला छोड़कर अचानक अनीका कहाँ चली गई थी। नीचे सारे मेहमान फिर से अपनी अपनी धुन में मस्त होकर पार्टी एंजॉय करने लगे थे। प्रिंसेस लतिका रिया के साथ ढेर सारी बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की बिछड़ी सहेलियों के पास अब बातों की कमी नहीं थी। दोनों को बात करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद पूरी रात वहीं बैठकर दोनों एक दूसरे के साथ बात करने वाली थी। जितने भी ऊंचे खानदान के लोग अपने बच्चों को साथ लेकर आए थे, उन सभी लोगों ने अपने बच्चों को खास इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि प्रिंसेस लतिका के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश ना करें और प्रिंसेस लतिका को रिया के साथ अकेला छोड़ दें। ऊंचे खानदान के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर किसी भी बच्चे ने बिना इजाज़त प्रिंसेस लतिका के पास जाने की कोशिश की तो प्रिंसेस लतिका के बॉडीगार्ड्स तुरंत एक्शन ले सकते थे। सारे बच्चे अब लतिका और रिया के पास जाने से डर रहे थे, इसलिए सारे बच्चे आर्यन के साथ मेलजोल बढ़ाने में बिजी हो गए। आर्यन अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि खानदान के बच्चे बिना वजह आर्यन के साथ दोस्ती बढ़ाने का नाटक करते थे। उन्हें यह तक पता नहीं होता था कि वह लोग वाकई में आर्यन को चाहते हैं या नहीं। बस माँ बाप के कहने पर ऊंचे खानदान के सारे बच्चे बिना किसी कारण आकर आर्यन की तारीफ किया करते थे। आर्यन को इन सब बातों से काफ़ी इरिटेशन होती थी, इसलिए आर्यन इन सब बच्चों से दूर यश और पिंकी के साथ खेलने लगा। यश और पिंकी के भी काफ़ी दोस्त पार्टी में आए थे। सभी लोगों ने आर्यन के लिए कई सारी गिफ्ट लाई थी। आर्यन को एक के बाद एक सभी बच्चे गिफ्ट देने लगे। आर्यन जानता था कि बर्थडे के दिन बच्चे खुशी से एक दूसरे को गिफ्ट देते थे और आर्यन लोगों की इमोशंस की काफ़ी कदर करता था। धीरे धीरे पिंकी और उसके दोस्तों के साथ आर्यन को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होने लगा। उन सारे बच्चों के साथ आर्यन गार्डन में एक कॉर्नर में खेलने लगा। एक तरफ रिया प्रिंसेस लतिका के साथ बिजी थी और दूसरी तरफ आर्यन पिंकी और दूसरे दोस्तों के साथ बिजी हो चुका था। अलेक्जेंडर अकेला एक कोने में खड़ा यह सारी चीज़ें देख रहा था। अलेक्जेंडर को पार्टी में कोई बच्चा नहीं पहचानता था और ना ही कोई अलेक्जेंडर के लिए गिफ्ट लाया था। अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था, यह बात लोगों को पार्टी में आने के बाद पता चली थी, इसलिए कोई अलेक्जेंडर की गिफ्ट की प्रिपरेशन नहीं करके आया था। अलेक्जेंडर धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाकर गार्डन के कोने में बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पूरी पार्टी की रौनक एक तरफ चल रही थी, मगर अलेक्जेंडर ने अपने आप को पूरी पार्टी से अलग कर दिया था। धीरे धीरे अलेक्जेंडर को ऐसा लगने लगा था जैसे उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब से अलेक्जेंडर दिल्ली में आया था, उसे कम इस बात की खुशी थी कि सालों बाद उसे उस खानदान से आज़ादी मिली थी। मगर आज इतनी बड़ी पार्टी के बीच में अलेक्जेंडर को उस तय खाने जैसे खानदान की याद आ रही थी। उस तय खाने में कैद अपने पालतू जानवरों की याद आ रही थी। अलेक्जेंडर किसी भी हालत में अपने उसी पुराने ठिकाने पर वापस जाना चाहता था। अलेक्जेंडर समझ चुका था कि इस परिवार में और इस घर में उसकी कोई जगह नहीं थी। अलेक्जेंडर के मन में जब यह मायूसी भरे ख्याल चल रहे थे, तब अचानक ही अलेक्जेंडर के सर पर किसी ने हाथ रखा। अलेक्जेंडर ने झटके से पीछे देखा। तब अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि अनीका ने बड़े ही प्यार से अलेक्जेंडर के सर पर हाथ रखा था। अनीका की एक हाथ में काफ़ी पट्टियां लगी थी, दूसरे हाथ से अनीका अलेक्जेंडर के सर को सहला रही थी। जैसे ही अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि पीछे खड़ी औरत अनीका थी, अलेक्जेंडर ने झटके से अनीका का हाथ अपने माथे से हटाते हुए कहा,
यह क्या कर रही हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अलेक्जेंडर के जवाब पर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अनिका अलेक्जेंडर के ठीक सामने रखी चेयर पर बड़े ही आराम से बैठ गई और अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाते हुए कहा, चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम बच्चे नहीं हो, मगर हम दोस्त तो ज़रूर बन सकते हैं। यह कहते हुए अनिका ने अपना एक हाथ अलेक्जेंडर की ओर आगे बढ़ा दिया। अलेक्जेंडर अनिका के हाथ को देखता रहा। अलेक्जेंडर इतना जान चुका था कि अनिका ने अपनी जान जोखिम में डालकर अलेक्जेंडर की जान बचाई थी, इसलिए दोस्ती करने में अलेक्जेंडर को कोई बुराई नहीं नजर आ रही थी। अलेक्जेंडर ने अनिका के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो आज से हम दोस्त हैं। अलेक्जेंडर ने जैसे ही अनिका की दोस्ती कबूल की, अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अचानक ही अनिका के मुंह से निकल गया, दैट्स लाइक माई बेबी। जैसे ही अनिका के मुंह से हर अलेक्जेंडर के लिए बेबी शब्द निकला, अलेक्जेंडर ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, प्लीज़ मुझे बेबी कहकर मत बुलाओ, मैं बेबी नहीं हूँ। अनिका ने अलेक्जेंडर का गुस्सा देखते ही एक हाथ से अपना कान पकड़ लिया और कहा, अच्छा बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बेबी नहीं बोलूँगी। अब मुझे यह भी बता दो कि तुम्हें क्या बुला सकती हूँ। अलेक्जेंडर ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा, तुम जानती हो कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है, तो तुम मुझे अलेक्जेंडर कह के ही बुलाओगी। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो रिया मेरी बेटी है, आर्यन मेरा बेटा है, उसी तरह तुम मेरे बेटे हो और मैं प्यार से उन्हें कभी बेबी, कभी बाबू, कभी सोना कहकर बुलाती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम इनमें से कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, या कोई ऐसा नाम जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहकर पुकारूं। अलेक्जेंडर अनिका की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अगर किसी को पहले से कोई नाम रखा गया है तो उसे अलग अलग नामों से क्यों बुलाना है तुम्हें? तुम मुझे अलेक्जेंडर कह के बुलाओ और मैं तुम्हें अनिका कहकर बुला लूँगा, क्योंकि वह तुम्हारा नाम है। अनिका को अलेक्जेंडर की यह बात काफ़ी लॉजिकल लगी। अनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, चलो तुम मुझे अनिका बुलाना, मगर याद रखना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अनिका के मुंह से माँ शब्द सुनते ही अलेक्जेंडर की नज़रें झुक गई। अलेक्जेंडर ने बचपन से माँ की ख्वाहिश की थी, मगर आज जब अनिका माँ उसके सामने थी तो अलेक्जेंडर यह बात हजम नहीं कर पा रहा था। अलेक्जेंडर ने अपना सर झुकाकर अनिका से कहा, मैं बचपन से बिना माँ के रहा हूँ। हाँ, मुझे मेरे पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर उनके साथ भी मेरा कोई ख़ास रिश्ता नहीं था। पिछले कुछ दिनों से मेरे नए पापा के साथ रहा हूँ, मगर उनके साथ भी मेरा कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। अनिका को अपने बेटे की इस हालत पर तरस आने लगा था। अलेक्जेंडर की बातें सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आने लगे थे, मगर वह इस वक्त अलेक्जेंडर के सामने अपने चेहरे पर मायूसी नहीं दिखाना चाहती थी। अनिका ने अलेक्जेंडर से कहा, चलो मैं भी तुम्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरा नाम अनिका है, जो तुम जानते हो। मैं पिछले 6 सालों से रिया की माँ हूँ और पिछले 3-4 महीनों से आर्यन की माँ हूँ। तुम्हारी माँ होने का आज मेरा पहला दिन है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस रिश्ते में हम दोनों ही काफ़ी अनएक्सपीरियंस्ड हैं। क्या आज हम इस नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं? अनिका की बात सुनने के बाद कुछ देर तक अलेक्जेंडर मन ही मन कुछ सोचने लगा। तभी अचानक आर्यन अलेक्जेंडर के पास आया और अलेक्जेंडर को एक बड़ा सा गिफ्ट का बॉक्स हाथ में थमा दिया। आर्यन के हाथ में अपने गिफ्ट देखकर अलेक्जेंडर बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक आर्यन को देखता रहा। अलेक्जेंडर के चेहरे पर सरप्राइज देखकर आर्यन ने कहा, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए गिफ्ट की तैयारी कर रखी थी। मैंने और रिया ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम तुम्हारा जन्मदिन भी हमारे जन्मदिन के साथ ही मनाएंगे। तब हमें इस बात का पता नहीं था कि सचमुच तुम्हारा जन्मदिन हमारे साथ ही है। नन्हे से आर्यन का इस तरह का रूप देखकर अनिका को अपने बच्चे पर प्राउड फीलिंग होने लगी थी। तभी अचानक शोर मचाती हुई रिया अलेक्जेंडर के पास आई और रिया ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई एक गिफ्ट बॉक्स अलेक्जेंडर को थमा दी। रिया ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और यह शानदार तोहफा मेरे सबसे छोटे भाई के लिए। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर को छोटा भाई कहकर पुकारा, अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें छोटी करके रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ। रिया ने कहा, नहीं, तुम सबसे छोटे हो, तुम हमारी ज़िंदगी में सबसे आखिर में आए हो, इसका मतलब साफ है कि तुम ही छोटे हो। अलेक्जेंडर को रिया की यह बात पसंद नहीं आ रही थी, मगर रिया और आर्यन का प्यार देखकर अलेक्जेंडर खुशी खुशी अपने आप को छोटा भाई कहलाने के लिए भी तैयार था। तीनों बच्चों को एक साथ इस तरह से बातें करते हुए देखकर अनिका को अब यकीन होने लगा था कि तीनों बच्चों का फ्यूचर उसे जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल था नहीं।
तीनों बच्चे अगर बचपन से ही एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगे तो बड़े होकर भी उसके बीच प्यार बना रहेगा। इसी उम्मीद में अनिका ने तीनों बच्चों के सर पर अपना हाथ प्यार से फेर दिया। रोहित भी वहीं खड़ा हुआ था, अनिका के हर रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। रोहित जानता था कि जब से अनिका को पता चला था कि अलेक्जेंडर रिया और आर्यन का सगा भाई है, अनिका के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या क्रिस्टोफर के साथ पला बड़ा अलेक्जेंडर आर्यन और रिया को अपने सगे भाई बहन की तरह एक्सपेक्ट करेगा? क्या उन तीनों के बीच भाईचारा बना रहेगा? मगर आज तीनों बच्चों को एक साथ खुश देखकर अनिका के साथ साथ रोहित का टेंशन भी कुछ कम होता नजर आ रहा था। रोहित भी मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि क्रिस्टोफर की परवरिश में पला बड़ा अलेक्जेंडर जल्द से जल्द अनिका और रोहित की परवरिश में आने के बाद बिल्कुल आर्यन और रिया की तरह ही पेश आने लगे। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित के कानों में आकर कुछ कहा। जैसे ही उस गार्ड ने रोहित को ये मैसेज पहुंचा दिया, रोहित के चेहरे पर हाव भाव बदलने लगे। रोहित तेजी से मेन गेट की ओर सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाने लगा। अनिका भी समझ गई कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी, इसलिए बच्चों को वही छोड़कर अनिका भी रोहित के पीछे पीछे मेन गेट की ओर जाने लगी। मेन गेट पर पहुंचते ही रोहित और अनिका ने देखा कि ढेर सारे छोटे छोटे बॉक्स गिफ्ट रैप करके गेट पर भिजवाए गए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, सर हमने हर एक गिफ्ट बॉक्स की बम डिटेक्टर से जांच की है। यह सारे बॉक्सेस बिल्कुल क्लीन हैं, इसमें कोई खतरनाक सामान होने की गुंजाइश नहीं है। रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यह सारे गिफ्ट बॉक्स कौन देकर गया है? सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब देते हुए कहा, सर आज सुबह से कई सारे लोग गिफ्ट और बाकी पार्सल भिजवा रहे हैं। सारे पैकेजेस चेक करने के बाद ही बंगले के अंदर भिजवाए हैं। लगभग एक ही डिलीवरी मैन ने कई बार हमारे इलाके में चक्कर लगाए हैं। अभी अभी जो डिलीवरी मैन यह सारे बॉक्सेस देकर गया है वह काफ़ी पुराना डिलीवरी मैन है। यह दिल्ली से यह सारी गिफ्ट बॉक्स भिजवाई गई हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से पूछा, सर आप ही बताइए क्या करना है इन सारी बॉक्सेस के साथ? क्या हम पहले इन्हें जांच लें? जब अनिका और रोहित यह सारी बातें कर रहे थे तब तीनों बच्चे भी रोहित और अनिका के पीछे पीछे मेन गेट तक आ गए थे। इतने सारे गिफ्ट बॉक्स एक साथ देखकर रिया ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या यह सारी गिफ्ट मेरे लिए है? सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कार्ड रोहित को देते हुए कहा, सर यह सारी की सारी गिफ्ट अलेक्जेंडर बाबा के लिए हैं। अपना नाम सुनकर खुद अलेक्जेंडर हैरान हो गया। पूरी पार्टी में कोई अलेक्जेंडर के लिए गिफ्ट नहीं लाया था, फिर इतनी सारी गिफ्ट किसने भिजवाई थी? यह सोच सोच कर खुद अलेक्जेंडर भी हैरान हो रहा था। अनिका और रोहित को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिल्ली में ऐसा कौन था जो अलेक्जेंडर को इतनी अच्छी तरह जानता था और अलेक्जेंडर के लिए इतनी सारी गिफ्ट भिजवाई थी। रिया ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वाह, तुमने तो मुझे और आर्यन को भी मात दे दी। देखो तुम्हारे लिए किसी ने कितनी सारी गिफ्ट भिजवाई हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए इन सब गिफ्ट को खोल सकती हूँ? नन्ही सी रिया को हमेशा ही काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी यह जानने की कि आखिर गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है, चाहे वह अपनी गिफ्ट हो या अपने भाइयों के लिए भिजवाई हुई गिफ्ट। रिया अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी कि किसी भी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग का हक सिर्फ उसका है। अलेक्जेंडर भी अब तक रिया की इस आदत के बारे में अच्छी तरह से समझ चुका था। अलेक्जेंडर को अभी भी रिया ने छोटा भाई कहकर बुलाया था। अलेक्जेंडर भी सबको बता देना चाहता था कि एक बड़े भाई होने के सारे गुण अलेक्जेंडर के अंदर मौजूद थे और इसलिए उसे बड़े भाई की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, घर का सबसे छोटा बच्चा ही इस काम के लिए परफेक्ट है। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाल कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर अलेक्जेंडर की बातों के पीछे छुपा टॉन्ट वह समझ नहीं पाई। अलेक्जेंडर की परमिशन मिलते ही रिया तेजी से एक बॉक्स की ओर दौड़ी और उस बॉक्स के ऊपर लिखी हुई चिट पढ़ने लगी। बॉक्स के ऊपर लिखा था, विद लव टू अलेक्जेंडर। बॉक्स के ऊपर एक और ग्रीटिंग कार्ड भी लगाया गया था जिसके अंदर लिखा था, अलेक्जेंडर को अपना जन्मदिन मुबारक हो। रोहित और अनिका बड़े ही ध्यान से ग्रीटिंग कार्ड पर लिखी हुई चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे। वह बॉक्स एक लकड़ी का बना हुआ था जिसमें हर तरफ से जालियां बनी हुई थी। बॉक्स के अंदर क्या था यह समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रिया ने बॉक्स को एक कड़ी खोलना शुरू किया। जैसे ही रिया ने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, अचानक ही बॉक्स के अंदर एक हलचल महसूस होने लगी। जैसे ही वह बॉक्स हिला, रिया चीख कर नीचे ज़मीन पर गिर गई। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत रिया को अपनी गोद में उठाकर उसे दूर ले गया। देखते ही देखते आसपास पड़े सारे बॉक्स के अंदर हलचल महसूस होने लगी। उन बॉक्स के अंदर से काफ़ी शोर मचने लगा। सारे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए और अपनी अपनी बंदूकें तान कर खड़े हो गए।
अनिका और रोहित भी बच्चों को लेकर अपने कदम पीछे बढ़ाने लगे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से बॉक्स के अंदर ऐसी हरकत क्यों हो रही थी। क्या बॉक्स के अंदर कोई छिपे हुए अटैकर्स मौजूद थे? मगर बॉक्स की साइज इतनी कम थी कि किसी इंसान का उस बॉक्स के अंदर फिट होना काफ़ी मुश्किल था। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होकर इन बॉक्स का सिक्योरिटी चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। बॉक्स के अंदर मूवमेंट काफ़ी बढ़ने लगी। फिर अचानक ही एक बॉक्स के अंदर से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सारे के सारे लोग काफ़ी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अचानक नन्हा सा अलेक्जेंडर अपनी जगह से उछल पड़ा और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, यह तो बटरस्कॉच की आवाज़ है। अलेक्जेंडर अपने प्यारे दोस्त बटरस्कॉच की आवाज़ सुनते ही दौड़कर उस बॉक्स के पास आया। जैसे ही अलेक्जेंडर ने बक्से का दरवाज़ा खोला, एक लंबा चौड़ा जर्मन शेफर्ड डॉग उस बक्से से बाहर आया। बक्से से बाहर आते ही अलेक्जेंडर उससे लिपट गया। डॉग भी अलेक्जेंडर को अपनी जीभ निकाल कर चाटने लगा। अलेक्जेंडर जान चुका था कि इन बॉक्सेस में उसके दोस्त मौजूद थे। एक एक करके अलेक्जेंडर ने सारे बॉक्सेस को खोल दिया। अलेक्जेंडर का पूरा परिवार उसके बर्थडे पर उसे मिलने आया था। अलेक्जेंडर के सारे पालतू कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, सारे पालतू जानवर अलेक्जेंडर को देखकर इतनी खुश हो गए थे कि सभी लोग मिलकर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी लोग अलेक्जेंडर को एक साथ बर्थडे की बधाई दे रहे थे। अलेक्जेंडर के चेहरे की खुशी देखकर अनिका और रोहित समझ चुके थे कि ये सारे जानवर अलेक्जेंडर के वही पालतू जानवर थे जो अलेक्जेंडर के साथ सारा बचपन गुजार चुके थे। मगर रोहित इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर यह सारे पालतू जानवर यहाँ किसने भिजवाए थे। एक बात साफ थी कि इस काम के पीछे क्रिस्टोफर का हाथ था, मगर इतनी कड़क सिक्योरिटी के बावजूद क्रिस्टोफर ने यह काम कैसे किया था, यह रोहित और उसके सिक्योरिटी गार्ड की समझ के बाहर थी। रोहित और अनिका ये जान चुके थे कि और अब ये सारे जानवर हमारे देश के अंदर स्मगल किए गए थे। यह बात जितनी मुश्किल थी उतनी ही मुश्किल था मारवा खानदान की स्पेशल सिक्योरिटी को तोड़कर रोहित की गेट पर इन बॉक्सों का पहुंचना। अनिका और रोहित ये जानते थे कि क्रिस्टोफर एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर था, मगर कहीं ना कहीं आज क्रिस्टोफर की यह हरकत रोहित और अनिका दोनों को अच्छी लग रही थी। अलेक्जेंडर जब से उसकी ज़िंदगी में आया था तब से लेकर आज तक अलेक्जेंडर को उन्होंने कभी इतना खुश नहीं देखा था। अलेक्जेंडर को अपना पूरा परिवार वापस मिल चुका था। अलेक्जेंडर ज़मीन पर बैठा अपने सारे दोस्तों को एक के बाद एक प्यार करने लगा। अलेक्जेंडर के सारे दोस्त भी अलेक्जेंडर के इर्द गिर्द आकर उसके साथ खेलने लगे। मारवा खानदान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलेक्जेंडर के पास आकर कहा, अलेक्जेंडर बाबा, मुझे लगता है कि अभी कुछ देर के लिए आपको इन जानवरों से दूर रहना चाहिए। अब तक इनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है इनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक बार इन सब का चेकअप हो जाएगा, उसके बाद मैं इन सारे जानवरों के लिए रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। उस सिक्योरिटी ऑफिसर की बात अलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उस सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, यह लोग मेरे दोस्त हैं, कोई जानवर नहीं है। यह लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलेक्जेंडर की जिद के सामने बड़ी ही पोलाइटली जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मगर आपकी यह दोस्त काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं और इतनी जल्दी यहाँ पर उन्हें रहने के लिए पिंजरे नहीं बनवाए जा सकते। मुझे कम से कम 10-12 घंटे लगेंगे इनके लिए रहने का बंदोबस्त करने के लिए। तब तक अगर आप इनसे दूर रहें तो अच्छा होगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात अलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह जानता था कि सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए रोहित की ओर देखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे, जहाँ मैं रहूँगा वहीं मेरे दोस्त रहेंगे। मैंने अपना सारा बचपन इनके साथ एक ही कमरे में बिताया है। ना मैं इनके बगैर रह सकता हूँ और ना ही मेरे दोस्त मेरे बगैर रह सकते हैं। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अलेक्जेंडर अपने दोस्तों को इतनी आसानी से अपने से अलग नहीं होने देने वाला था। इसलिए सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर देखते हुए रोहित ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी नन्हे से आर्यन ने आगे बढ़कर अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कमरे में रहेंगे, और जब तक तुम्हारे लिए एक बड़ा सा कमरा नहीं बन जाता जहाँ तुम और तुम्हारे दोस्त सारे एक साथ रह पाएँ, तब तक तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकते हो। अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन उससे अचानक इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा था। इसलिए आर्यन की बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने बड़ी ही कड़क आवाज़ में कहा, क्यों तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जहाँ पर बाकी सारे बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि आधी रात को अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की तो मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा। आखिर मैं एक बड़ा भाई हूं
और छोटे भाई की शरारतों को नज़रअंदाज करना बड़े भाई का फ़र्ज होता है। यह बात तो मुझे खुद डैड ने सिखाई है। अलेक्जेंडर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि आर्यन ने उसे अपना छोटा भाई कहा था। अलेक्जेंडर की आंखों में धीरे धीरे गुस्सा उभरने लगा। जैसे ही अलेक्जेंडर अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से से लाल आंखें लिए आर्यन की ओर देखने लगा, अलेक्जेंडर के साथ साथ अलेक्जेंडर के सारे दोस्त भी उस गुस्से से आर्यन को देखने लगे। सारे कुत्ते एक साथ आर्यन को देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। बटरस्कॉच सारे जानवरों की भीड़ से रास्ता बनाते हुए सबसे आगे आकर खड़ी हो गई और आर्यन की ओर देखकर गुर्राने लगी। बटरस्कॉच एक काफ़ी पावरफुल जर्मन शेफर्ड डॉग थी। जिस तरह से जर्मन शेफर्ड ने आर्यन की ओर देख कर गुर्राना शुरू किया था, सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस जर्मन शेफर्ड की ओर बंदूक तान दी। रोहित ने सभी सिक्योरिटी गार्ड को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर बच्चों पर किसी भी तरह का अटैक हो तो सबसे पहले उन्हें उस खतरे को ख़त्म करना है। अपने मालिक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। अगर बटरस्कॉच आर्यन की ओर एक कदम भी और बढ़ाती तो सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं मार गिराते। अलेक्जेंडर ये अच्छी तरह से जानता था, मगर वह यह भी जानता था उसके पालतू जानवर उससे बेहद प्यार करते थे। एक बार उन जानवरों को अगर पता लग जाए अलेक्जेंडर किसी को पसंद नहीं करता तो वह आदमी उन सब जानवरों का दुश्मन बन जाता था। बटरस्कॉच कद काठी में आर्यन से भी ऊंची थी। बटरस्कॉच की ताकत गजब की थी। यह कहना मुश्किल था कि अगर बटरस्कॉच और एक टाइगर के बीच में फाइट कराई जाए तो कौन जीतेगा। इससे पहले कि बटरस्कॉच अपना कदम आगे बढ़ाती, अलेक्जेंडर ने बटरस्कॉच का कान खींचकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद बटरस्कॉच को फटकार लगाते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग आर्यन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आर्यन मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई की शरारतों का बुरा नहीं मानते। आर्यन समझ गया था कि अलेक्जेंडर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता था। कुछ देर पहले आर्यन ने अलेक्जेंडर को छोटा भाई कहकर बुलाया था और अब अलेक्जेंडर सबके सामने यह साबित करना चाहता था कि छोटा भाई वह नहीं बल्कि आर्यन था। अलेक्जेंडर को छोटा भाई कहलाने से काफ़ी प्रॉब्लम थी। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि अलेक्जेंडर की जिद किसी भी वक्त नफरत में बदल सकती थी और आर्यन ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसलिए अलेक्जेंडर का दिल रखने के लिए आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे बड़े भाई और मैं तुम्हारा छोटा भाई। बस अब तो मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकते हो ना। अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आर्यन ने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली थी। अलेक्जेंडर फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। तभी प्रिंसेस लतिका जो रिया के साथ गेट पर आई थी, उसकी नज़रें बास्केट में सोई हुई एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी। सफ़ेद रंग की छोटी सी बिल्ली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जन्म अभी अभी कुछ ही महीने पहले हुआ था। उसकी आंखों में काफ़ी नींद थी। बाकी सब जानवरों से बिल्कुल अलग वह काफ़ी शांत स्वभाव की नज़र आ रही थी। प्रिंसेस लतिका और रिया उस बिल्ली के पास जाकर प्यार से उसके सर पर अपने नन्हे हाथ फेरने लगे। उस बिल्ली की ओर देखकर प्रिंसेस लतिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुम अपनी यह दोस्त मुझे दे सकते हो? रिया ने भी लतिका की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, क्या तुम यह प्यारी सी बिल्ली हमें दे सकते हो? इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, देखो, पहले तो यह कोई बिल्ली नहीं है, इसका नाम है एमिली। यह अभी बहुत छोटी है, बहुत शांत है और आलसी भी। यह मेरी सबसे छोटी दोस्त है। इन सब में इसकी उम्र सबसे ज़्यादा कम है। इसे काफ़ी देखभाल की ज़रूरत है। प्रिंसेस लतिका और रिया दोनों जानते थे कि यह उनके सवाल का जवाब नहीं था। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने रिया की ओर देखकर कहा, मैं सिर्फ एक शर्त पर एमिली तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। रिया जानती थी कि इतनी आसानी से अलेक्जेंडर अपने दोस्त को उसके हवाले करने वाला नहीं था, मगर वो जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन सी शर्त थी जिसके मानने पर अलेक्जेंडर अपनी दोस्त को रिया के हवाले करने को तैयार था। अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रिया से कहा, अगर तुम मुझे बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एमिली गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर की ये बात सुनी, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अलेक्जेंडर से कहा, अरे बड़े भैया, तुम तो ग्रेट हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। आज से तुम मेरे बड़े भैया। अलेक्जेंडर देखकर चौंक गया कि इतनी जल्दी रिया ने भी हार मान ली थी। हालांकि रिया खुद ये बात जानती थी कि वह तीनों बच्चों में सबसे छोटी थी। अनिका ने यह बात सालों पहले उसे बता दी थी। अनिका रिया को बचाने में इसलिए कामयाब हुई थी क्योंकि रिया का जन्म आर्यन के बाद हुआ था, मगर तब अनिका खुद यह बात नहीं जानती थी कि रिया के पहले उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्चा यानी कि अलेक्जेंडर पहले ही अगवा कर लिया गया था।
यह बात आज तक अनिका के लिए राज ही थी कि आखिर अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के पास पहुंचा कैसे। रिया ने जैसे ही अलेक्जेंडर को बड़ा भाई कहकर पुकारा, अलेक्जेंडर अपने आप को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगा। क्रिस्टोफर ने हमेशा ही अलेक्जेंडर को एक बात सिखाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए अलेक्जेंडर को अपने आसपास शामिल लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर रहना है। और वो एक बात अच्छी तरह से जानता था कि भारतीय परिवार में सबसे ज़्यादा इज्जत और ताकत एक बड़े भाई की होती थी। बड़े भाई का ओहदा मिलते ही अलेक्जेंडर ने छोटा सा बास्केट जिसके अंदर एमिली सोई हुई थी वह बास्केट रिया के हवाले कर दिया। प्रिंसेस लतिका और रिया प्यार से एमिली के सर पर हाथ फेरने लगे। एमिली की आंखों में काफ़ी नींद नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लंबा सफ़र तय करने की वजह से एमिली काफ़ी थक चुकी थी। जब अनिका ने उस बास्केट को गौर से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एमिली जिस बास्केट में लेटी हुई थी उस बास्केट में एक छोटा सा बॉक्स लगाया गया था। अनिका ने वह बॉक्स अपने हाथ में लिया। अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक ही किसी बात का डर सताने लगा था। रोहित अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही रोहित अनिका के पास आया, अनिका ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वह छोटा सा बॉक्स अपनी पर्स में डाल दिया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि हमें अंदर चलकर बाकी मेहमानों की ओर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को यहीं अपने दोस्तों के साथ खेलने देना चाहिए। अनिका की बात मानते हुए रोहित को लेकर फिर से अंदर चला गया। अनिका और रोहित के जाते ही प्रिंसेस लतिका ने रिया से पूछा, क्या एमिली आज रात हमारे साथ सो सकती है? प्रिंसेस लतिका की बात सुनते ही रिया ने कहा, क्यों नहीं, आज तो बहुत मज़ा आएगा, हम तीनों सहेलियां एक साथ सोएंगे। रिया ने बिना अनिका और रोहित को पूछे ही प्रिंसेस लतिका को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी थी। प्रिंसेस लतिका भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, क्या तुम अपने सारे दोस्तों के साथ हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? कुछ देर तक तो अलेक्जेंडर आर्यन की बात सुनकर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा था, मगर कुछ देर के बाद अपना सर हाँ में हिलाते हुए अलेक्जेंडर ने आर्यन और रिया को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। अलेक्जेंडर अपने हर दोस्त का नाम ज़बानी जानता था। यह सब कुछ देखकर रिया तो काफ़ी हैरान हो रही थी। रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। रिया के मुंह से यह बात सुनते ही अलेक्जेंडर चौंक गया। अलेक्जेंडर हैरानी से रिया की ओर देखने लगा। रिया ने अलेक्जेंडर को जवाब देते हुए कहा, मेरा एक दोस्त है जो शायद हमारे देश में नहीं रहता, कहीं और रहता है, मगर उसके पास भी कई सारे पालतू जानवर हैं, मगर वह तुम्हारी तरह नहीं है। वह शायद अपने जानवरों से प्यार नहीं करता, बड़ी ऊटपटांग हरकतें करते रहता है अपने जानवरों के साथ। जब तुम्हें मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ देखा तब अचानक मुझे उसकी याद आने लगी, मगर शुक्र है कि तुम मेरे उस दोस्त की तरह अजीब नहीं हो। अगर तुम भी उसी की तरह अजीब होते तो मैं तुम्हें बड़ा भाई नहीं बल्कि पागल भाई कहकर बुलाती। रिया की यह बात सुनकर रिया के साथ साथ प्रिंसेस लतिका भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जैसे ही रोहित अनिका को लेकर फिर से पार्टी एरिया में पहुंचा, रोहित ने नोटिस किया कि अनिका काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। रोहित अनिका के साथ अकेले में बात करना चाहता था, मगर अनिका को पार्टी में आया हुआ देखकर ऊंचे खानदान के कई लोग एक के बाद एक अनिका को कॉन्ग्रेचुलेट करने आगे आने लगे। अनिका सभी के साथ हंसकर बात तो कर रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अचानक अनिका को हो क्या गया था। रोहित यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि ज़रूर अनिका यह सोच रही थी कि क्रिस्टोफर दिल्ली में आ चुका था। यह बात रोहित को भी सता रही थी, इसलिए रोहित ने पहले ही अपने सिक्योरिटी एजेंट को यह बात बता दी थी कि उसे शक था कि क्रिस्टोफर दिल्ली में आ चुका था और क्रिस्टोफर बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए रोहित ने उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम को हाई अलर्ट पर रख दिया था। मगर वह ये जानना चाहता था क्या इसके अलावा भी कोई बात थी जो अनिका को सता रही थी। अनिका एक के बाद एक अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सभी लोगों की बेस्ट विशेस का स्वागत करने लगी। कुछ देर बाद रोहित ने अनिका को धीरे से कहा, करण अंकल ऊपर मेरे बेडरूम में आराम कर रहे हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? अनिका भी इस भीड़ भाड़ से दूर होना चाहती थी, इसलिए रोहित की बात में हामी भरते हुए अनिका रोहित के साथ फिर से विला के अंदर चली गई। विला के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद जैसे ही अनिका रोहित की बेडरूम की ओर आगे बढ़ने लगी, रोहित ने अचानक ही अनिका को रोक कर पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? क्या तुम्हें किसी बात की चिंता सता रही है? जब रोहित ने अनिका की आंखों में देखा तब उसे अंदाज़ा लग गया था कि अनिका रोहित को कुछ बताना चाह रही थी, मगर वह बताने से कतरा रही थी। अभी अनिका रोहित से बात करने के लिए कुछ कहती, उससे पहले ही रोहित के बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ दोनों के कानों पर पड़ी।
करण रोहित के बेडरूम के ठीक दरवाजे पर खड़े थे। अनिका को देखते ही करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। वो अनिका को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहते थे। वो अनिका के पास जाने लगे। अनिका को उसकी बड़ी मौसी के बारे में पूछना चाहते थे। वह कौन थी, क्या करती थी और पिछले 6 सालों में अनिका का उनके साथ क्या संबंध कैसा रहा था। करण को अब तक यह बात पता चल चुकी थी कि अनिका की बड़ी मौसी जरूर स्वाति मल्होत्रा की करीबी दोस्त थी और इसलिए हार्ट ऑफ द ओशियन हीरो की जोड़ी में से एक हीरा उनके पास मौजूद था। मगर अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर खुद करण भी हैरान रह गए। अनिका को इस तरह इतना परेशान करण ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अनिका से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। इस बार रोहित भी रुकने वाला नहीं था। रोहित जानना चाहता था कि आखिर वह कौन सी बात थी जो अनिका को इतना परेशान कर रही थी। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रख कर कहा, देखो, अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगी तो हमें सॉल्यूशन तक पहुंचने में आसानी होगी। अगर तुम अकेले लड़ने की कोशिश करोगी तो शायद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने में तुम्हें ज़्यादा वक्त लग जाए। अगर हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम की तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम काफ़ी समय बचा सकें। रोहित की बातों में सच्चाई थी। यह देखकर अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, वह क्रिस्टोफर ने एक तोहफा भेजा है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि क्रिस्टोफर ने जो तोहफा भेजा था उसे अभी अभी वह लोग अपनी आंखों से सिक्योरिटी गेट पर देख कर आए थे। फिर अनिका किस गिफ्ट की बात कर रही थी। तभी अनिका ने अपने पर्स से वह छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला जो उसने एमिली के बास्केट से लिया था। अनिका ने जब वह गिफ्ट बॉक्स करण को और रोहित के सामने खोला तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका ने उस गिफ्ट बॉक्स की एक छोटी सी शीशी निकाली। उस शीशी पर लिखा नाम पढ़कर रोहित के होश उड़ गए। अनिका ने कांपते हुए हाथों से वो छोटी सी शीशी बाहर निकाली। क्रिस्टोफर ने खास अनिका के लिए एक स्पेशल तोहफा भिजवाया था जिसका नाम था पावर ड्रग। करण जो इन बातों से बिल्कुल अनजान थे वह हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए पूछने लगे, क्या है यह, क्या यह कोई तोहफा है। अनिका और रोहित दोनों समझ चुके थे कि क्रिस्टोफर की जरूर यह कोई गहरी चाल थी। अनिका और रोहित दोनों काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि इतनी आसानी से क्रिस्टोफर ने आखिर अलेक्जेंडर को अपने असली माँ बाप के पास क्यों भेज दिया था। क्रिस्टोफर जैसे खतरनाक आदमी की क्या चाल हो सकती थी। क्रिस्टोफर ने बचपन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर को कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। अलेक्जेंडर की बातों से यह बात साफ थी कि चाहे क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को बाप का प्यार नहीं दिया था मगर अलेक्जेंडर की अच्छी तरह देखभाल की थी। क्रिस्टोफर जैसे खतरनाक आदमी का क्या मकसद हो सकता था, यह सब कुछ करने के पीछे यह बात अनिका और रोहित दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे। आज क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के लिए उसके पालतू जानवर भेजकर कहीं ना कहीं रोहित और अनिका पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अलेक्जेंडर अपने दोस्तों को अपना परिवार मानता था और उनके बिना अलेक्जेंडर का दिल जीतना अनिका और रोहित दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था। मगर आज अचानक ही अलेक्जेंडर के सारे पालतू जानवरों को एक साथ घर पर भेजकर क्रिस्टोफर ने अनिका और रोहित की काफ़ी मुश्किलें आसान कर दी थी। मगर अब अनिका और रोहित समझना चाहते थे कि क्रिस्टोफर बदले में उनसे क्या चाहता था, क्या मकसद था क्रिस्टोफर का यह सब कुछ करने के पीछे। पावर ड्रग को अपने हाथों में देखकर अनिका धीरे धीरे सारी बातें समझने लगी। पावर ड्रग की शीशी अनिका के हाथ में देखकर रोहित भी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे कुछ कुछ बातें रोहित की समझ में आने लगी। करण हैरान परेशान चेहरों को देखकर यह समझ चुके थे कि शीशी में ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा था जिससे बहुत ही जल्द अनिका और रोहित की ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। उन्होंने रोहित की ओर देख कर पूछा, क्या हुआ, क्या मुझे कोई बताएगा कि इस शीशी के अंदर क्या है। रोहित जानता था कि सारी बातें करण को इस वक्त बताना नामुमकिन था, इसलिए रोहित ने अनिका के साथ यह शीशी लेकर करण के हाथ में थमा दी। करण ने जब इस शीशी पर लिखा नाम पढ़ा तो वह खुद काफ़ी शौक हो गए। शीशी पर लिखा हुआ था पावर ड्रग। करण जानते थे कि क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से नन्हे बच्चों को अगवा करके उन्हें पावर ड्रग इंजेक्ट किया करते थे। हजारों बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुर्बान कर दिया गया था। यह बात खुद करण भी अच्छी तरह से जानते थे और अब इस शीशी को अपने सामने देखकर करण गुलेरिया अच्छी तरह समझ गए थे कि आखिर क्रिस्टोफर का असली मकसद क्या था। करण ने कांपती हुई आवाज़ में रोहित की ओर देखकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमारे अलेक्जेंडर को भी। इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी करते रोहित ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित और अनिका जान चुके थे कि अलेक्जेंडर को भी पावर ड्रग से इंजेक्ट किया गया था।
अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर का डीएनए स्ट्रक्चर रोहित और अनिका के साथ सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि शायद पावर ड्रग के इंजेक्शन के कारण अलेक्जेंडर के डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी फर्क आ गया था। मगर आज अपने हाथों में उसी को देखकर अनिका समझ गई थी जो कुछ उसने सोचा था वह सही था। जब अनिका ने उस बॉक्स से उस शीशी को निकाला तब एक छोटी सी चिट्ठी बॉक्स के अंदर छिपी हुई उसे नज़र आने लगी। अनिका ने जब उस चिट्ठी को खोलकर उसके अंदर का मैसेज पढ़ा तो अनिका अपने आप को संभाल नहीं पाई। अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी सांसें फूलने लगी थी। रोहित ने अनिका को सहारा देते हुए पास पड़ी एक चेयर पर बिठाया और फिर अनिका के हाथ से वह चिट्ठी ले ली। जब रोहित ने उस चिट्ठी पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ा तो वह खुद भी काफ़ी हैरान हो गया। चिट्ठी में लिखा था, अगर यह पावर ड्रग अलेक्जेंडर को नहीं दिया गया तो कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। चिट्ठी पर लिखी हुई बात पढ़ते ही अनिका मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। रोहित खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, मगर वह जानता था कि इस वक्त अनिका को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए अगर कोई रास्ता सोचना था तो रोहित का ठंडे दिमाग से काम लेना बेहद ज़रूरी था। कर्ण समझ चुके थे कि ज़रूर चिट्ठी में ऐसी कोई बात लिखी थी जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। उन्होंने रोहित के हाथ से वह चिट्ठी लेकर चिट्ठी पर लिखा मैसेज पढ़ लिया। चिट्ठी पर लिखी बात पढ़ने के बाद उन्होंने अनिका की ओर देखकर पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब अलेक्जेंडर की ज़िंदगी पर उस क्रिस्टोफर का कंट्रोल चलेगा? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाकर इस बात का जवाब दिया। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका को एक एक करके आशीष डोगरा की सारी बातें याद आने लगी। किस तरह से क्रिस्टोफर और उसके लोग छोटे बच्चों को अगवा करके उन्हें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे और किस तरह से इस पावर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण एक एक बच्चे की मौत के घाट उतार दिए जा रहे थे। आज सालों बाद अनिका को अलेक्जेंडर मिला था, मगर अलेक्जेंडर अनिका का बेटा है यह बात पता चलते ही एक दूसरी खबर भी अनिका की ज़िंदगी पर दस्तक दे चुकी थी, और वह यह थी कि कभी भी किसी वक्त भी अलेक्जेंडर की मौत हो सकती थी। अनिका पावर ड्रग का असर अच्छी तरह से जानती थी। पावर ड्रग का इंजेक्शन एक दो धारी तलवार बन चुका था। अगर यह पावर ड्रग का इंजेक्शन वक्त पर अलेक्जेंडर को ना दिया गया तो उसका शरीर उस ड्रग की कमी के चलते धीरे धीरे काम करना बंद कर सकता था, और दूसरी तरफ अगर ऐसा खतरनाक ड्रग छोटे से बच्चे को इंजेक्ट किया जाए तो हो सकता था कि उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से अलेक्जेंडर का शरीर उन साइड इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त न कर पाए, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की मौत हो सकती थी। अनिका एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई थी, जहाँ से निकलना उसे काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा था। उस ड्रग की शीशी को अपने हाथ में दबाते हुए कर्ण ने रोहित और अनिका से कहा, उस क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से मैं डरने वाला नहीं हूँ। गुलेरिया ख़ानदान अपनी पूरी ताकत लगा देगा उसे और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को मिट्टी में मिलाने के लिए। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक अलेक्जेंडर को कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूँ। अनिका और रोहित कर्ण का जज्बा समझ सकते थे, मगर वह दोनों यह भी जानते थे कि यहाँ इमोशंस का काम नहीं था। अलेक्जेंडर की ज़िंदगी उस दोराहे पर खड़ी थी जिन दोनों रास्तों पर सिर्फ खतरा ही खतरा नज़र आ रहा था, मगर दोनों में से एक रास्ता चुनना अब ज़रूरी हो चुका था। अनिका मन ही मन जब आने वाली मुसीबतों के बारे में सोच रही थी तब अचानक अनिका की फ़ोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगा। अनिका ने जैसे ही वह कॉल उठाया, आशीष डोगरा की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। आशीष ने अनिका से कहा, देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। अनिका जानती थी कि अभी अभी उसे जो खबर मिली थी वह उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी खबरों में से एक थी। अनिका ने दबी हुई आवाज़ में आशीष से पूछा, क्या खबर है आपके पास? आशीष ने बड़ी सावधानी से धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, मुझे अभी अभी पता चला है कि V15 पावर ड्रग हमारे देश में स्मगल करने के लिए यहाँ से भेज दिया गया है। अनिका आशीष की पूरी बात समझ नहीं पा रही थी। उसने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो यह V15 पावर ड्रग क्या है, पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि दुनिया भर से हज़ारों बच्चों को अगवा करके यहाँ पर लाया जाता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में बचपन में ही किसी बच्चे को पावर ड्रग के पहले डोज से इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस पहले डोज का नाम है V1। अब तुम्हें आगे की बात बड़े ही ध्यान से समझनी होगी। अगर 1000 बच्चों को इस पहले डोज से इंजेक्ट किया गया तो कई बच्चे इस डोज के साइड इफ़ेक्ट की वजह से कुछ ही दिनों में दम तोड़ देते हैं। जो बच्चे इस पावर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट को झेल जाते हैं उनके शरीर में यह पावर ड्रग काफ़ी ताकत पैदा कर देता है, जो उन्हें बाकी बच्चों से काफ़ी अलग बना देता है। मगर एक बार अगर किसी बच्चे को यह डोज दे दिया जाए तो फिर हर 2 साल के अंदर इस पावर ड्रग का दूसरा डोज उस बच्चे के लिए लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
इसका मतलब यह हुआ कि पावर ड्रग हर उस बच्चे को पहले डोज के 2 साल के भीतर दे देना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ड्रग की कमी की वजह से उस बच्चे का शरीर फंक्शनिंग बंद कर सकता है। अब समझो, 1000 बच्चों में से 600 बच्चे पहले डोज के साइड इफ़ेक्ट्स को झेल गए, तो उन बच्चों को दूसरा डोज दिया जाता है। 2 साल के भीतर इस ड्रग के देने के बाद भी कई बच्चे इस डोज के साइड इफ़ेक्ट को झेल नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह बच्चे बड़े होते रहते हैं और हर 2 साल के भीतर उन्हें एक डोज दी जाती है। मैं और क्रिस्टोफर उन बच्चों में से हैं जो एडल्ट होने के बाद भी सारे डोज के साइड इफ़ेक्ट्स को झेलते रहे हैं और अब तक ज़िंदा हैं। मगर हमने अब तक भी 15 यानी कि पावर ड्रग का 15वां डोज लिया है और पावर ड्रग के कुल 16 डोज लेने होते हैं। अगर 16 लेने के बाद कोई इंसान इस पावर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स को झेल जाता है तो यूँ समझ लेना कि वह सुपर ह्यूमन हो जाता है, यानी कि बाकी की पूरी ज़िंदगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट की चिंता किए वह जी सकता है। और इतना ही नहीं, तब तक उसका शरीर और उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका होता है कि बाकी आम लोगों के मुकाबले उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ गए होते हैं। मगर मैंने और क्रिस्टोफर ने अब तक सिर्फ V15 डोज लिया है। वह इसलिए क्योंकि V16 नाम का डोज तुम्हारी माँ लेकर चली गई थी और उस डोज को बनाने का फार्मूला अब इन लोगों के पास नहीं है। कुछ ही दिनों में मैं और क्रिस्टोफर दोनों 30 साल के हो जाएंगे और अगर 3 महीनों के अंदर हमें वह 16 पावर ड्रग का डोज नहीं मिला तो हमारी मौत हो जाएगी। इसका मतलब साफ है, क्रिस्टोफर के पास अब जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं और इन 3 महीनों के अंदर वह क्या तबाही मचा सकता है यह तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अनिका धीरे धीरे सारी बातें अच्छी तरह से समझने लगी थी। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने करण के हाथों से वह दवाई की शीशी अपने हाथों में ली और उसे पलट कर देखने लगी। अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि उस पावर ड्रग की शीशी पर V15 लिखा हुआ था। इसका मतलब यह था कि नन्हे से अलेक्जेंडर के लिए जो डोज भिजवाई गई थी वह काफ़ी एडवांस डोज थी। फ़ोन पर आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कुल मिलाकर यह समझ लेना कि इस पावर ड्रग का कोर्स पूरा करने के लिए 16 अलग अलग स्टेजेस पार करने होते थे, यानी कि 16 बार पावर ड्रग इंजेक्शन लेने होते थे। अगर कोई एक डोज भी मिस कर दिया तो उस बच्चे या एडल्ट की मौत हो सकती थी और 16 डोज पूरे होने के बाद अगर उस इंसान ने हर साइड इफ़ेक्ट को झेल लिया तो वह इंसान नहीं रहेगा बल्कि एक जीता जागता सुपर ह्यूमन बन जाएगा। अब क्रिस्टोफर के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। अगर इन 3 महीनों के अंदर उसे V16 का डोज नहीं मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। अनिका को इस वक्त क्रिस्टोफर की नहीं बल्कि अपने अलेक्जेंडर की ज़िंदगी की फिक्र थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह करती तो क्या करती। उसके हाथ में जो पावर ड्रग का डोज था वह बेहद एडवांस स्टेज का था और अलेक्जेंडर की उम्र देखते हुए अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब तक अलेक्जेंडर ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 डोज लिए होंगे। इसका मतलब था कि अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अनिका को V4 पावर ड्रग अलेक्जेंडर के शरीर में इंजेक्ट करना होगा। हेलो गाइज, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आशीष डोगरा की बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। अनिका के ठीक सामने खड़े रोहित और करण भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे थे, मगर वह इस वक्त अनिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वह जानते थे कि अनिका इसी ड्रग से रिलेटेड बात कर रही थी। अनिका ने आशीष के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो आशीष, क्रिस्टोफर के आदमियों ने अभी अभी मुझ तक वह V15 पावर ड्रग भिजवाया है। इस वक्त उस पावर ड्रग की शीशी मेरे हाथ में ही है। आशीष डोगरा अनिका की बात सुनकर चौंक गया। आशीष ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मगर जहाँ तक मुझे पता है V15 पावर ड्रग स्मगलिंग एक छोटे बच्चे के लिए की गई है, जो बच्चा कई सालों तक क्रिस्टोफर के साथ रहता था। अनिका ने आशीष की बात काटते हुए कहा, अलेक्जेंडर मेरा बेटा है। अनिका की बात सुनते ही फ़ोन पर अचानक ही लंबी चुप्पी छा गई। आशीष समझ नहीं पा रहा था कि वह अनिका को किस तरह से समझाए कि उसके बेटे के साथ क्या होने वाला था। अनिका आशीष से इस पावर ड्रग इंजेक्शन के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहती थी, इसीलिए अनिका ने आशीष से पूछा, मुझे इस वक्त V15 इंजेक्शन भेजा गया है, मगर मेरे बेटे की उम्र अभी 6 साल है। मुझे लगता है 6 साल की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा उसने 3 से 4 डोज ली होंगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब तक अलेक्जेंडर को कितने डोज दिए गए हैं और अब उसे कौन सा डोज की ज़रूरत है। अनिका के सवाल पर काफ़ी देर तक आशीष फ़ोन पर खामोश रहा।
आशीष के जवाब का इंतजार अनिका कर रही थी और दूसरी तरफ यह सोच सोचकर अनिका की सांसें फूलने लगी थी कि अब उसके बेटे अलेक्जेंडर का क्या होने वाला था। कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डोगरा ने कहा, तुम्हें जो डोज भेजी गई है वही डोज अलेक्जेंडर के लिए सही है। आशीष ने ये बात कही तो अनिका के होश उड़ गए। कुछ देर तक अनिका सिर्फ उसकी बात समझने की कोशिश करती रही। फिर अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने कांपती हुई आवाज़ में आशीष से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि इतनी सी उम्र में क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को 14 डोज दे दिए? कुछ देर बाद फ़ोन पर आशीष की दबी हुई आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। आशीष ने उससे कहा, हाँ, तुम जो सोच रही हो वही सही है। आशीष का जवाब सुनते ही अनिका के हाथों से उसका फ़ोन नीचे फर्श पर गिर गया। अनिका का पूरा शरीर अचानक ही कांपने लगा। अनिका यह सोच सोचकर काफ़ी दुखी हो रही थी कि इतनी सी उम्र में अलेक्जेंडर के साथ क्रिस्टोफर ने इतना बड़ा जुर्म किया था। एक नन्हे से बच्चे को इतनी खतरनाक ड्रग के 14 डोज दे दिए गए थे। इसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर के शरीर में उस ड्रग की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा तेज थे, मगर अलेक्जेंडर अपने शरीर में उठने वाले हर दर्द के साथ बड़ी ही बहादुरी से लड़ता जा रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से अलेक्जेंडर अपने शरीर में उठ रहे दर्द को इतनी बहादुरी से बर्दाश्त करता जा रहा था। अलेक्जेंडर को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि वह बहुत बीमार था। इतने सारे डोज इतने छोटे बच्चे को देने के बाद वह बच्चा सांसें ले रहा था। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, मगर अनिका जानती थी कि पावर ड्रग का असर इतना खतरनाक था। इतने छोटे से बच्चे को 14 डोज दे दिए गए थे। इसका मतलब साफ था कि क्रिस्टोफर स्वाति की दुश्मनी स्वाति के खानदान को ख़त्म करके निभाना चाहता था। कुछ देर तक ज़मीन पर गिरे हुए फ़ोन से हेलो हेलो की आवाज़ आ ही रही थी। अचानक ही फर्श पर पड़ा फ़ोन अनिका ने उठाकर फिर से अपने कानों पर लगा दिया। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो, इसका मतलब तो साफ है। क्रिस्टोफर चाहता है कि अगर वह जिंदा ना बचे तो तुम्हारा खानदान भी हर दिन मौत के लिए तरसता रहे। जब तुम बच्चों को जन्म दे रही थी तभी क्रिस्टोफर ने यह पूरा प्लान बना लिया था। तुम्हारे बच्चे को अगवा करके अपने साथ रख लिया ताकि वह वक्त आने पर पावर ड्रग का आखिरी डोज तुमसे वसूलने के लिए तुम्हारे बेटे का इस्तेमाल कर सके। स्वाति पावर ड्रग का आखिरी डोज लेकर फरार हो चुकी थी। वह इतनी चालाक थी कि क्रिस्टोफर के बाप का इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन भी उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा। इससे पहले कि वह लोग स्वाति तक पहुंचकर V16 पावर ड्रग हासिल कर सके, स्वाति की मौत हो गई और उसी के साथ साथ पावर ड्रग का आखिरी डोज भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अगर क्रिस्टोफर को जिंदा रहना है तो उसे उस पावर ड्रग का आखिरी डोज मिलना बहुत ज़रूरी है। उसने तुम्हारे बेटे को पहले से 14 डोज दे दिए हैं। 15वां डोज तुम्हारे हाथ में है और अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे को बचाना है तो तुम्हें वह आखिरी डोज दुनिया के सामने लाना होगा। क्रिस्टोफर और उसकी पूरी गैंग यही चाहती है कि जो V16 डोज स्वाति की मौत के बाद गायब हो गया है, अगर वह डोज तुम्हारे पास हो तो किसी तरह तुम उसे बाहर निकालो। तुम जब गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकली, यानी कि जब तुम दिल्ली में आई, तब से लेकर अब तक क्रिस्टोफर की और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन तुम पर नज़र बनाए हुए है। इन सब के पीछे का कारण बिल्कुल साफ है, पावर ड्रग का वह आखिरी इंस्टॉलमेंट जिसे लेने के बाद क्रिस्टोफर इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा और अगर वो डोज उसे नहीं मिला तो 3 महीनों के बाद क्रिस्टोफर की मौत पक्की है। आशीष की बात सुनकर अनिका की सांसें फूलने लगी थी। तेज सांसें ले रही अनिका ने अपना सारा गुस्सा आशीष पर उतारते हुए कहा, तो यूं समझ लो कि क्रिस्टोफर मर गया। यह कहने के बाद अनिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बेटा किस्मत ने उससे छीन लिया था, अभी कुछ दिनों पहले ही किस्मत ने वह बेटा उसे वापस लौटाया था, मगर अनिका का छोटा सा 6 साल का बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। यह सोच सोचकर एक माँ का दिल खून के आंसू रोने लगा था। अनिका के बिल्कुल पास खड़ा रोहित अपने घुटनों के बल बैठकर अनिका को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, मगर रोहित भी एक बात अच्छी तरह से जानता था कि दुनिया में ऐसा कोई मर्रम नहीं बना था जो एक मरते हुए बेटे की माँ के दिल को इतने बड़े दुख से उबार सके। अचानक ही अनिका ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने आप को संभाला। अनिका ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को अचानक ही रोक लिया था। रोहित और करण दोनों अनिका के इस बर्ताव को देखकर हैरान हो गए। वह जानते थे कि अनिका ज़्यादा इमोशंस कभी व्यक्त नहीं करती थी,
मगर आज उसके बेटे की जान का सवाल था। ऐसे वक्त में अनिका का इस तरह से अचानक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अनिका की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। वह बात करण और रोहित दोनों अच्छी तरह से जानते थे। रोहित जानता था कि अगर अनिका ने इस वक्त अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया तो धीरे धीरे यह आंसू अनिका के अंदर जहर का काम करने लगेंगे। रोहित अनिका से बार बार पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हें अपने आंसुओं को इस तरह रोकना नहीं चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। अनिका रोहित की बातों से काफ़ी इरिटेट हो रही थी। रोहित को लगभग डांटते हुए अनिका ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। रोहित अब जान चुका था कि अनिका के साथ ज़्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं था। तभी अचानक बेडरूम के दरवाजे पर जोर जोर से कोई नॉक करने लगा। करण दरवाजे से सबसे नज़दीक खड़े थे। करण ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, नन्ही सी रिया दौड़कर आई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, चलो इसी वक्त मेरे साथ चलो, अब तुम ही बचा सकती हो उसे। नन्ही सी रिया की यह बात सुनकर अनिका की सांसें थम गई। अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ लगाकर कमरे से बाहर निकल गई। कर्ण और रोहित भी काफ़ी परेशान लग रहे थे। वह दोनों भी बिना वक्त गवाए अनिका के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। रिया अनिका का हाथ पकड़कर उसे विला से बाहर ले गई। सिक्योरिटी गेट से बाहर निकलते ही रिया ने अनिका से कहा, मम्मा तुम कुछ भी करके उसे बचा लो, हम उसे मरने नहीं दे सकते। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या था। जैसे ही सिक्योरिटी गेट के बाहर बने पार्किंग लॉट्स के पास अनिका पहुंची, अनिका ने देखा कि नन्हा सा आर्यन अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। आर्यन अलेक्जेंडर से कह रहा था, देखो वह सिर्फ मेरी मोम नहीं है, वह तुम्हारी भी मम्मा है। वह तुम फिक्र मत करो, वह बहुत बड़ी डॉक्टर है और मुझे यकीन है कि मोम उसे मरने नहीं देंगी। अनिका जैसे ही अलेक्जेंडर और आर्यन के पास पहुंची, अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर के ठीक सामने बटरस्कॉच जमीन पर पड़ी हुई धीरे धीरे सांसें ले रही थी। रिया ने बटरस्कॉच की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, मम्मा देखो इसे क्या हो गया है, इसकी सांसें बहुत धीमी पड़ गई हैं, तुम्हें कुछ भी करके इसे बचाना होगा। यह बात सुनते ही अनिका घुटनों के बल बैठकर बटरस्कॉच को ठीक से एग्जामिन करने लगी। अनिका ने देखा कि बटरस्कॉच की आंखें खुली थी और आंखों की पुतलियों में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं नजर आ रहे थे। इसका मतलब साफ था कि बटरस्कॉच अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। अनिका समझ चुकी थी कि बहुत देर हो चुकी थी, बटरस्कॉच को बचाना अब नामुमकिन था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह अलेक्जेंडर को यह बात कैसे कहती कि बटरस्कॉच को बचाना नामुमकिन हो गया था। अनिका पहले ही देख चुकी थी कि अलेक्जेंडर बटरस्कॉच के साथ कितना क्लोज था। बटरस्कॉच की आंखें खुली थी और वह कंटिन्यूसली अलेक्जेंडर को देख रही थी। बटरस्कॉच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अलेक्जेंडर को आखिरी बार गुड बाय कह रही थी। जब अनिका ने मुड़कर अलेक्जेंडर की ओर देखा तब वो काफ़ी शांत नजर आ रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे बटरस्कॉच के जाने का उसे कोई भी दुख था। इनफैक्ट वो अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बार बार बटरस्कॉच को ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। अलेक्जेंडर की आंखों में दुख कम और कन्फ्यूजन ज़्यादा नजर आ रहा था। अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर के साथ रहने के बाद अलेक्जेंडर के अंदर उस तरह के संस्कार के बीज नहीं बोए गए थे जो आम बच्चों में होते थे। जब सिक्योरिटी गार्ड अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल कलेक्ट करने आया था तब अलेक्जेंडर ने जोर से काट लिया था। उसके बाद बड़ों के साथ जिस तरह से अलेक्जेंडर रूडली बात करता था, वह देखकर अनिका को इस बात का अंदाज़ा जरूर लग गया था कि अलेक्जेंडर आम बच्चों के मुकाबले काफ़ी कम इमोशनल था। मगर अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि जो बटरस्कॉच अलेक्जेंडर से इतना प्यार करता था और अलेक्जेंडर जिस बटरस्कॉच को अपना परिवार का हिस्सा समझता था, उसके आखिरी वक्त में भी अलेक्जेंडर के दिल में कोई इमोशंस नहीं जाग रहे थे। हालांकि अनिका यह बात भी अच्छी तरह जानती थी अलेक्जेंडर के मन में इतनी जल्दी परिवर्तन लाना बेहद मुश्किल था। इसीलिए अनिका कुछ देर तक अपना सर झुकाकर वहीं खड़ी रही। अनिका जानती थी कि कुछ ही देर में बटरस्कॉच जिंदगी को अलविदा कह देगी। प्रिंसेस लतिका भी ठीक बगल में खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही थी। शाही परिवार की बेटी होने के नाते प्रिंसेस लतिका के परिवार वालों ने हमेशा ही लतिका को ऐसे मौक़ों से दूर ही रखा था, चाहे परिवार का कोई मेंबर बीमार हो या किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हो। प्रिंसेस लतिका को हमेशा ही उनसे दूर रखा जाता था। आज पहली बार था जब प्रिंसेस लतिका अपनी आंखों के सामने बटरस्कॉच को इस तरह की हालत में देख रही थी। यह सब कुछ प्रिंसेस लतिका के लिए काफ़ी डरावना और इमोशनल था। रिया और आर्यन भी बटरस्कॉच के लिए काफ़ी टेंस नज़र आ रहे थे। हालांकि बटरस्कॉच से मिले उन्हें कुछ ही घंटे हुए थे, मगर बटरस्कॉच की ऐसी हालत देखकर दोनों बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पा रहे थे।
तभी अचानक अलेक्जेंडर ने अपनी जेब से एक छोटा मगर काफ़ी धारदार चाकू निकाला और वह चाकू धीरे धीरे अलेक्जेंडर बटरस्कॉच की ओर लेकर आगे बढ़ने लगा। अलेक्जेंडर के हाथ में चाकू देखकर आसपास खड़े लोग डर से अपने कदम पीछे बढ़ाने लगे। अनिका अलेक्जेंडर के पास चलकर आई और अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए अनिका ने उसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? अलेक्जेंडर की आंखें बटरस्कॉच पर जमी हुई थी। अलेक्जेंडर ने अपने हाथों में चक्कू घुमाते हुए अनिका से कहा, अभी इसी वक्त हमें बटरस्कॉच का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। नन्हे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका खुद हैरान हो गई। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अलेक्जेंडर आखिर करना क्या चाहता था। अलेक्जेंडर ने एक पिंजरे की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, उस पिंजरे में मेरा दोस्त फल्की बंद है। वह एक खरगोश है, काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। उसके शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। वह बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। मुझे लगता है कि उसका हार्ट निकालकर अगर हम बटरस्कॉच के हार्ट की जगह ट्रांसप्लांट कर दें तो बटरस्कॉच को बचाया जा सकता है। बटरस्कॉच का शरीर बेहद ताकतवर है, बस उसका हार्ट कमज़ोर है, और फल्की का हार्ट ताकतवर है मगर उसका शरीर कमज़ोर। अलेक्जेंडर के चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखकर खुद अनिका हैरान थी कि छोटा सा बच्चा इस तरह की बातें कैसे कर सकता था। अलेक्जेंडर की बातों में बचपना बिल्कुल नहीं था। वह यह बात करते वक्त काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहा था। इससे पहले जब अनिका ने अलेक्जेंडर को डीएनए रिपोर्ट दिखाई थी तब नन्हा सा अलेक्जेंडर डीएनए रिपोर्ट लेकर खुद पढ़ने लगा था। डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से पढ़ने के बाद उसने डीएनए रिपोर्ट को थमा दी। उसके बाद अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, हाँ, रिपोर्ट पर तो लिखा है कि तुम दोनों मेरे माँ बाप हो, मगर यह मत समझना कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को अपना माँ बाप मान लूँगा। अभी तुम्हें और काफ़ी मेहनत करनी होगी मुझे अपना बेटा बनाने के लिए। नन्हे से अलेक्जेंडर का कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी लेवल देखकर उस वक्त भी रोहित और अनिका काफ़ी दंग रह गए थे। और इस वक्त भी जब अलेक्जेंडर बटरस्कॉच का हार्ट ट्रांसप्लांट करने की बातें कर रहा था तब भी वो काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे थे। अलेक्जेंडर को समझाते हुए अनिका ने कहा, देखो, ऐसा हो नहीं सकता। एक कुत्ते के शरीर में खरगोश का दिल नहीं लगाया जा सकता। उसका शरीर वह हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अलेक्जेंडर गुस्से से अनिका की ओर देखकर कहने लगा, दिल तो दिल होता है, चाहे किसी का भी हो। दिल का काम होता है धड़कना। दिल जब धड़कता है तब हमारे शरीर का खून की सप्लाई मिलती है। वह चाहे खरगोश का दिल हो, कुत्ते का दिल हो या इंसान का दिल हो, उसे सिर्फ एक ही काम करना होता है, इंसान के पूरे शरीर में उसे खून सप्लाई करना होता है। तो फिर यह बात कहाँ से आ गई कि खरगोश का दिल डॉग के दिल में नहीं लगाया जा सकता? हाँ, मैंने कभी खुद पहले इस तरह का हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं की है, मगर मैंने इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च की है। यह काम एक डॉक्टर ज़रूर कर सकता है। अगर उस डॉक्टर को अभी इसी वक्त यहाँ बुलाया जाए तो बटरस्कॉच की जान बचा सकते हैं हम। अनिका की हैरानी हर गुजरते पल बढ़ती ही जा रही थी। एक छोटा सा बच्चा जिस तरीके से बातें कर रहा था वह सुनकर अनिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनिका पहले से जानती थी कि अलेक्जेंडर काफ़ी अजीब था। क्रिस्टोफर और उसके खतरनाक गैंग के साथ रहने के बाद अलेक्जेंडर का स्वभाव बाकी बच्चों से काफ़ी अलग था, मगर इस वक्त अलेक्जेंडर जिस तरह की बातें कर रहा था वह सुनकर बाकी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफ़ी डरे हुए चेहरे से अलेक्जेंडर की ओर देख रहे थे। प्रिंसेस लतिका ने बड़ी जोर से रिया का हाथ पकड़ रखा था। रिया को इस वक्त न सिर्फ बटरस्कॉच के लिए काफ़ी दुख हो रहा था बल्कि अलेक्जेंडर की बातें सुनकर उसे काफ़ी डर लग रहा था। अनिका ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर पूछा, तुम किस डॉक्टर की बातें कर रहे हो? अनिका जानती थी कि बटरस्कॉच को बचाना किसी भी डॉक्टर के बस की बात नहीं थी, मगर अलेक्जेंडर का दिल रखने के लिए वह किसी भी पहलू को अनछुआ नहीं रखना चाहती थी। अलेक्जेंडर ने अपनी नज़रें बटरस्कॉच पर जमा कर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों की ताकत से बटरस्कॉच को जिंदा रहने की उम्मीद दे रहा था। बटरस्कॉच की आंखें भारी होने लगी थी, मगर बटरस्कॉच ने भी अपनी नज़रें अलेक्जेंडर पर जमा कर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बटरस्कॉच यह दुनिया छोड़कर जाना चाहती थी, मगर अलेक्जेंडर ने उसे रोक कर रखा था। अलेक्जेंडर की आंखें बटरस्कॉच पर जमी हुई थी, मगर अलेक्जेंडर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वह किसी भी तरह बटरस्कॉच को बचा सकता था। अनिका की ओर देखे बिना अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, जल्दी से जल्दी डॉक्टर अमृता को यहाँ बुलाओ। वह इकलौती ऐसी डॉक्टर है जो बटरस्कॉच का इलाज कर सकती है। मैंने इंटरनेट पर उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल सर्जरी उनके लिए बेहद आसान है।
अलेक्जेंडर के मुंह से डॉक्टर अमृता के बारे में सुनकर रोहित और अनिका दोनों हैरान हो गए। अनिका जान चुकी थी कि अलेक्जेंडर दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका था दिमागी तौर पर। अलेक्जेंडर दूसरे बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका था। अनिका यह भी जानती थी कि यह सारा पावर ड्रग का असर हो सकता था, मगर इस वक्त अनिका एक डॉक्टर होने के नाते यह भी अच्छी तरह जानती थी कि चाहे वह खुद डॉक्टर अमृता क्यों ना हो, बटरस्कॉच को बचाना उसके लिए नामुमकिन था। अनिका यह बात अलेक्जेंडर को बता नहीं सकती थी, क्योंकि वह जानती थी अलेक्जेंडर बटरस्कॉच से कितना प्यार करता था। इसीलिए अनिका भी बटरस्कॉच को बचाने की उम्मीद अलेक्जेंडर से छीनना नहीं चाहती थी। अनिका के कहने पर घर के नौकरों ने बटरस्कॉच को वीआईपी लाउंज के टेबल पर लेटा दिया। देखते ही देखते पूरा वीआईपी लाउंज एक ऑपरेशन थिएटर में बदल गया था। रोहित के कहने पर लाइफ केयर हॉस्पिटल से जरूरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी मंगवा लिए गए थे। अनिका ने फ़ोन करके राजलक्ष्मी को भी जल्दी से रोहित के विला पर बुला लिया था। राजलक्ष्मी वैसे भी बच्चों की पार्टी अटेंड करने के लिए विला आने वाली थी, मगर अस्पताल में कुछ काम होने की वजह से राजलक्ष्मी काफ़ी देर से विला पहुंची थी। बटरस्कॉच के लिए ऑपरेशन की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। राजलक्ष्मी बटरस्कॉच के टेबल पर ठीक पास खड़ी थी। राजलक्ष्मी ने बटरस्कॉच की कंडीशन देखते ही अनिका की ओर देखकर कहा, इस डॉग को बचाना तो। इससे पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी करती, अनिका ने इशारे से राजलक्ष्मी को आगे कुछ भी कहने से रोक लिया। राजलक्ष्मी ने देखा कि अनिका के ठीक पीछे एक छोटा सा बच्चा हाथ में चाकू लिए खड़ा था और बस टेबल पर लेटे बटरस्कॉच को देखे जा रहा था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि बटरस्कॉच ने सांसें लेना छोड़ दिया था, मगर अनिका बिना कोशिश किए अलेक्जेंडर के सामने हार नहीं मानना चाहती थी। इसीलिए अनिका ने धीरे धीरे बटरस्कॉच का ऑपरेशन करना शुरू किया। यह जिंदगी में पहली बार था जब अनिका एक डेड बॉडी पर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही थी। अनिका जानती थी कि बटरस्कॉच के शरीर में जान निकल चुकी थी, जो अब किसी भी हालत में वापस नहीं आने वाली थी। मगर अनिका इतना भी जान चुकी थी कि बटरस्कॉच के साथ जो कुछ भी हुआ था वह पावर ड्रग के असर की वजह से हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे अनिका बटरस्कॉच के शरीर को अच्छी तरह एग्जामिन करने लगी, अनिका को पता चला कि बटरस्कॉच बाकी सारे उसकी उम्र के और नस्ल के डॉग्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। अनिका देखना चाहती थी कि पावर ड्रग ने किस तरह के साइड इफ़ेक्ट किए थे बटरस्कॉच के ऊपर। धीरे धीरे अनिका ने देखा कि बटरस्कॉच का दिल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बटरस्कॉच के दिल पर किसी ने हजारों छुरियां एक साथ चला दी थी। बटरस्कॉच का हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा मैसिव था। बटरस्कॉच के शरीर को पूरी तरह एग्जामिन करने के बाद अनिका के लिए सबसे मुश्किल वक्त आ चुका था। अनिका को अब किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को यह बताना था कि बटरस्कॉच मर चुकी थी। राजलक्ष्मी ने देखा कि वीआईपी लाउंज से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, मगर फिर भी एक 6 साल का छोटा सा बच्चा ठीक अनिका के पीछे खड़े होकर पूरा ऑपरेशन देख रहा था। राजलक्ष्मी यह देखकर काफ़ी हैरान थी कि अगर कोई 6 साल का बच्चा इस तरह का ऑपरेशन होते हुए देख ले तो शायद उसके दिलो दिमाग पर इसका काफ़ी बुरा परिणाम हो जाता। मगर अलेक्जेंडर बड़े ही आराम से ऑपरेशन को देख रहा था। राजलक्ष्मी के लिए यह बच्चा किसी सुपर किड से कम नहीं था। जिस उम्र में बच्चे जरा सा खून देखकर चिल्लाने लगते थे, उस उम्र में अलेक्जेंडर बड़ी ही आसानी से इतनी बड़ी सर्जरी होते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अनिका ने बटरस्कॉच के टेबल के ऊपर लगी लाइट को बंद कर दी और अपने ग्लव्स उतारकर अलेक्जेंडर के पास गई। अनिका घुटनों के बल अलेक्जेंडर के बगल में बैठ गई। अलेक्जेंडर ने अपनी नज़रें अभी भी बटरस्कॉच पर जमाई हुई थी। अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पलक भी नहीं झपकने देना चाहता था। बस किसी तरह अपनी आंखों के जरिए वह बटरस्कॉच को हिम्मत और शक्ति देने की कोशिश कर रहा था। अनिका ने अलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बटरस्कॉच अब इस दुनिया में नहीं रही। अलेक्जेंडर ने अब तक अनिका या रोहित को मोम या डैड कहकर नहीं पुकारा था। अलेक्जेंडर ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद अनिका और रोहित दोनों से कह दिया था कि उन्हें अभी माँ बाप का टाइटल कमाने के लिए और मेहनत करनी होगी। अलेक्जेंडर देख चुका था कि अनिका ने बटरस्कॉच को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की थी। यह बात अलेक्जेंडर को काफ़ी अच्छी लगी थी। अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें मोम कहकर बुलाऊंगा। अलेक्जेंडर ने पहली बार अनिका को मोम कहकर बुलाया था। यह बात अनिका के लिए जितनी इमोशनल थी, उतनी ही इस वक्त अनिका को अलेक्जेंडर का बिहेवियर अजीब लग रहा था। अनिका ने अलेक्जेंडर को उसके सबसे करीबी दोस्त की मौत की खबर सुनाई थी। बजाय इसके कि अलेक्जेंडर रोता या अपने आप को हारा हुआ महसूस करता, इस वक्त अलेक्जेंडर ने अपनी मोम का टाइटल दे दिया था। अलेक्जेंडर ने बटरस्कॉच से अपनी नज़रें हटाकर कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए।
अनिका यह सब कुछ देखकर काफ़ी शौक हो गई थी। जिस बटरस्कॉच को बचाने के लिए अलेक्जेंडर ने इतनी मेहनत की थी, उसकी मौत की खबर सुनते ही अलेक्जेंडर एक ही पल में उस बटरस्कॉच को जैसे बिल्कुल भूल गया था। अनिका ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया है, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? अलेक्जेंडर ने अपनी नज़रें उठाकर अनिका की ओर देखा और खामोश खड़ा रहा। रोहित ने बटरस्कॉच की मौत की खबर सुन ली थी, इसीलिए वह भी रिया और आर्यन के साथ दौड़कर वीआईपी लाउंज में आ गया था। रोहित और अनिका की आंखों में आंखें डालकर अलेक्जेंडर ने कहा, मेरे दोस्त को इसी बंगले के पीछे बने गार्डन में दफना देना। अनिका को तब महसूस हुआ शायद अलेक्जेंडर के दिल में अपने दोस्त के लिए फिर से कोई फीलिंग जागी, मगर अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिट्टी के अंदर जो जीव जीवाणु हैं वह बटरस्कॉच के शरीर को अपना खाना बना लेंगे और ज़मीन उन्हीं जीव जीवाणुओं के कारण ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। दिस इज साइकिल ऑफ लाइफ। यह कहते हुए अलेक्जेंडर कमरे से बाहर निकल गया। अनिका और रोहित दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बटरस्कॉच को बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ अलेक्जेंडर की कही हुई जगह पर दफना दिया गया। जब रोहित और अनिका वापस विला के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अलेक्जेंडर हॉल में बने सोफा पर सो गया था। अनिका ने जब अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि अलेक्जेंडर को हल्का हल्का बुखार चढ़ गया था। अनिका प्यार से अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरती रही और अलेक्जेंडर नींद में बड़बड़ाता रहा, बटरस्कॉच तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं बहुत जल्द तुम्हें बचा लूँगा। हल्के हल्के बुखार में अलेक्जेंडर एक के बाद एक अपने दोस्तों का नाम लेकर उन्हें बचाने का वादा कर रहा था, मगर मन ही मन अलेक्जेंडर के ठीक बगल में बैठी उसकी माँ यह समझ नहीं पा रही थी कि अलेक्जेंडर को मरने से कैसे बचाया जा सकता था। क्रिस्टोफर ने अनिका और रोहित को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। एक तरफ उनका 6 साल का छोटा सा बेटा था जो किसी भी वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन सकता था, और दूसरी तरफ उनके हाथ में वो खतरनाक पावर ड्रग था जिसके जरिए अलेक्जेंडर को कुछ और दिन जिंदा रखा जा सकता था। अनिका बार बार अपने हाथ में पावर ड्रग की शीशी को देखने लगी थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक अलेक्जेंडर के पास आकर नन्हे से आर्यन ने अलेक्जेंडर के पांव दबाना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। नन्ही सी रिया भी अलेक्जेंडर के पास आकर बड़े ही प्यार से अपने भाई को देखने लगी। कुछ देर बाद रिया ने मुड़कर रोहित की ओर देखा और कहा, डैड आपको क्या लगता है, हमें इसका नाम बदल देना चाहिए। यह अलेक्जेंडर काफ़ी अजीब नाम है, मैंने हमारे देश में कभी किसी बच्चे का इस तरह का नाम नहीं सुना। आर्यन ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा राजा था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। हमारे भाई का स्वभाव देखते हुए मुझे लगता है कि उसके लिए यही नाम परफेक्ट है। आर्यन की बात सुनकर दोनों बच्चे धीरे धीरे हंसने लगे। तभी रोहित ने धीमी आवाज़ में आर्यन और रिया से कहा, मैंने कुछ नाम सोचकर रखे हैं, इनमें से जो नाम सबसे अच्छा रहेगा वह नाम हम अलेक्जेंडर को दे देंगे। इस बात पर नन्ही सी रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अलेक्जेंडर की बहन हूँ, इसीलिए उसका नाम चुनने का अधिकार मेरा होना चाहिए। आर्यन ने रिया की ओर देखते हुए कहा, वैसे तो यह अधिकार बुआ का होता है, छोटी बहन का नहीं। रिया ने आर्यन को शांत करवाते हुए कहा, देखो अलेक्जेंडर मेरा भाई है और उसका नाम भी मेरी तरह ही स्टाइलिश और खूबसूरत होना चाहिए। आर्यन ने रिया की इस बात पर धीरे से अपना हाथ अपने सर पर मार लिया। तभी रोहित ने रिया को समझाते हुए कहा, देखो मैंने जो नाम सोचे हैं उन नामों की लिस्ट मैं अलेक्जेंडर को दे दूंगा होश में आने के बाद। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को हमें मौका देना होगा कि वह खुद ही अपना नाम चुन सके, और जब तक वह अपने नए नाम की बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं होता हम उस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं करेंगे। रिया और आर्यन भी रोहित की इस बात को अच्छी तरह समझ सकते थे। रोहित दोनों बच्चों को हॉल से बाहर ले गया। जब तीनों की नज़र गार्डन पर पड़ी तब उन्होंने देखा कि खाली कुर्सियां समेटी जा रही थी। पार्टी के बाद अचानक ही पूरा का पूरा विला काफ़ी खामोश हो गया था। रोहित को एहसास भी नहीं हुआ कि कब पार्टी खत्म हो गई और कब सारे मेहमान एक के बाद एक विला छोड़कर जाने लगे थे। कुछ नौकर गहरी नींद में किसी तरह पार्टी के बाद यहाँ वहाँ बिखरी हुई चीज़ें समेटने लगे थे। सारा का सारा माहौल बिल्कुल वीरान नजर आ रहा था। रोहित ने दोनों बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम लोगों ने पार्टी एंजॉय की? दोनों बच्चे जानते थे कि इस वक्त अधूरी पार्टी के बारे में बात करके रोहित को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, इसीलिए दोनों ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी अचानक स्टेयर केस से एक नौकर उतरकर नीचे आया और मेन डोर के पास खड़े रोहित के पास आकर कहने लगा, सर एक बिल्ली काफ़ी बीमार है,
क्या आप चलकर देख सकते हैं? नौकर की यह बात सुनते ही अनिका और रोहित दोनों बच्चों के साथ ऊपर की फ्लोर पर तेजी से जाने लगे। दादी माँ जो उस रात वहीं पर रुकी थी, उन्होंने अपने कमरे में कुछ बिल्लियों को अपने साथ रखा था। दादी माँ को पालतू जानवर पालने का बड़ा शौक था। आज कई सालों बाद उन्हें यह मौका मिला था कि अलेक्जेंडर के कुछ दोस्तों को अपने साथ रखे और उनके साथ मेलजोल बढ़ाए। मगर अचानक ही रात को एक बिल्ली जोर जोर से आवाज़ें करने लगी। जब दादी माँ ने उठकर उस बिल्ली को देखा तब दादी माँ ने यह नोटिस किया था कि बिल्ली की आंखें काफ़ी बाहरी होने लगी थी और वह काफ़ी तेज़ी से सांसें लेने की कोशिश कर रही थी। उस बिल्ली की ऐसी हालत देखकर कमरे में मौजूद बाकी बिल्लियाँ भी झुंड बनाकर एक कोने में खड़ी रही। उस बिल्ली को देखकर अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता चल चुका था कि उनकी दोस्त का अंत काफ़ी नज़दीक था। जैसे ही रोहित और अनिका दादी माँ के कमरे में आए, उन्होंने देखा कि वह बिल्ली ज़मीन पर पड़ी तड़फ रही थी। अनिका ने जब जाकर उस बिल्ली का हालत का एग्जामिन किया तब उसे एहसास हुआ कि उस बिल्ली के शरीर में भी ठीक वही रिएक्शन हो रहा था जो कुछ देर पहले उसने बटरस्कॉच के शरीर में महसूस किए थे। इसका मतलब साफ था कि इस बिल्ली का अंत भी काफ़ी करीब था। अनिका उस बिल्ली को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर चली गई। दादी माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर घर में हो क्या रहा था, मगर रोहित और अनिका फिलहाल दादी माँ के सामने कुछ बताना नहीं चाहते थे। अनिका उस बिल्ली को अपनी गोद में लिए टेरेस गार्डन की ओर चली गई। रोहित भी ठीक अनिका के पीछे पीछे टेरेस गार्डन की ओर चला गया। गार्डन के कोने में झूले पर उस बिल्ली को बड़े ही ध्यान से रखने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, इसे भी पावर ड्रग दिया गया है। इस बिल्ली के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह 3000 साल की बिल्ली हो, मगर हकीकत यह है कि यह अभी सिर्फ 2 या 3 महीने की है। पावर ड्रग के डोज के कारण इसके शरीर में और उसके दिमाग में तेजी से बदलाव आना शुरू हो गए थे, मगर अब इसका शरीर उन साइड इफेक्ट को झेल नहीं पा रहा है। बटरस्कॉच की ही तरह कुछ ही पल में यह भी दम तोड़ देगी। रोहित अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर यह सोचने लगा कि आखिर इस वैसी दरिंदे को रोका कैसे जाए। पहले तो रोहित ने सोचा था कि शायद इतने खतरनाक गैंग लीडर के दिल में भी इंसानियत होगी, इसीलिए अलेक्जेंडर का अकेलापन देखकर उसने अलेक्जेंडर के सारे दोस्तों को रोहित के घर भिजवाया होगा। मगर अब रोहित को अनिका और क्रिस्टोफर का असली मकसद पता चल गया था कि एक के बाद एक अलेक्जेंडर का पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दे और अलेक्जेंडर के साथ साथ अनिका और रोहित का सब्र भी जवाब दे जाए। जब रोहित यह सब कुछ सोच ही रहा था तब अचानक अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। अनिका के साथ साथ रोहित भी ध्यान से वह मैसेज पढ़ने लगा। क्रिस्टोफर ने उस मैसेज में लिखा था, अलेक्जेंडर के सारे दोस्तों को V15 पावर ड्रग का डोज दे दिया गया है और V16 पावर ड्रग का डोज ना मिलने पर इन सब की यह हालत हो रही है। वैसे अलेक्जेंडर और उसके दोस्तों की हालत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अलेक्जेंडर का अगला डोज होगा V15 जो अब तक तुम्हें मिल चुका होगा, और उसके बाद क्योंकि अलेक्जेंडर एक 6 साल का बच्चा है, अगले 3 महीने के भीतर उसे V16 पावर ड्रग डोज नहीं दिया गया तो उसकी भी यही हालत होगी जो उसके परिवार वालों की इस वक्त हो रही है। यह एक के बाद एक अगले कुछ ही घंटों में अलेक्जेंडर का पूरा परिवार तुम लोगों की आंखों के सामने मौत के हवाले हो जाएगा। मगर मुझे फिक्र तो अलेक्जेंडर की हो रही है, चाहे वह तुम लोगों का बेटा हो, मगर मैंने 6 साल तक पाला है उसे अपने साथ। उसकी इस तरह की हालत तो मैं भी नहीं देख सकता। अब उसे बचाना हमारे हाथ में है। V15 पावर ड्रग उसे 3 महीने तक जिंदा रखेगा, मगर उसके बाद V16 का डोज देकर तुम हमेशा के लिए अपने बच्चे को बचा सकती हो। अब अलेक्जेंडर और उसके दोस्तों की ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अनिका अच्छी तरह से क्रिस्टोफर की चाल समझ चुकी थी। क्रिस्टोफर के पास भी जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी थे। उन 3 महीनों के अंदर अगर उसके शरीर को V16 ड्रग का डोज नहीं मिला तो क्रिस्टोफर की मौत हो सकती थी। क्रिस्टोफर ने आज तक अलेक्जेंडर को सिर्फ इसी दिन के लिए जिंदा रखा था ताकि अलेक्जेंडर की जान के बदले वह V16 ड्रग हासिल कर सके। अनिका अब तक इतना तो जान चुकी थी कि पावर ड्रग को लेबोरेटरी में बनाना भी काफ़ी मुश्किल था। इसका फॉर्मूला बना पाना अगर इतना आसान होता तो क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सालों में यह पावर ड्रग का आखिरी डोज डेवलप कर दिया गया होता। अब अलेक्जेंडर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, स्वाति जो V16 पावर ड्रग को चुराकर क्रिस्टोफर के पापा की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन भाग निकली थी, उसे किसी भी तरह हासिल किया जाए। मगर अनिका ने कुछ महीनों पहले भी ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर स्वाति ने अनिका के लिए पीछे क्या छोड़ा था। वही कारण के
फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी कहीं अनिका को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो स्वाति अनिका तक पहुंचाना चाहती थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह अलेक्जेंडर को बचाने के लिए क्या कर सकती थी। तभी अचानक अनिका के मन में ख्याल आया। अनिका सीधे टेरेस गार्डन से ऊपर विला के बाहर की ओर दे जाने लगी। रोहित दौड़कर अनिका के पीछे आया। अनिका को रोकते हुए रोहित ने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने रोहित की ओर मुड़कर कहा, तुम यहीं रुको और तीनों बच्चों का ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। रोहित जानता था कि ऐसी हालत में अनिका को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। अनिका खुद एक काफ़ी सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करना था, यह बात अनिका को समझाने की ज़रूरत नहीं थी। मगर इस वक्त रोहित का बच्चों के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए रोहित वही लाउन में खड़ा हुआ अनिका की कार को मेन गेट से बाहर निकलता हुआ देखता रहा। अनिका तेजी से कार चलाकर सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। अनिका को आज अचानक हॉस्पिटल में आया हुआ देखकर लाइफ केयर हॉस्पिटल का स्टाफ भी काफ़ी हैरान हो गया। अनिका के चेहरे पर टेंस देखते हुए किसी ने अनिका को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अनिका सीधे प्रभास के वार्ड में दाखिल हो गई। प्रभास अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोए हुए थे। अनिका जानती थी कि प्रभास का शरीर अभी भी सर्जरी के घाव से पूरी तरह बाहर नहीं आया था और इसीलिए प्रभास को कुछ और दिनों आराम की ज़रूरत थी। मगर इस वक्त अनिका के पास वक्त बहुत कम था। अनिका को जल्द से जल्द पता लगाना था कि आखिर V16 ड्रग स्वाति ने कहाँ छुपा रखा था और क्या कोई और ऐसा राज था जो स्वाति अपनी बेटी तक पहुँचाना चाहती थी। अनिका अब जानती थी कि स्वाति और उसके बीच सिर्फ एक कड़ी बाकी रह गई थी और उस कड़ी का नाम था प्रभास। अनिका एक चेयर पर ठीक प्रभास के सामने जाकर बैठ गई। अनिका प्रभास का जागाना नहीं चाहती थी, मगर अनिका जानती थी कि सर्जरी के बाद प्रभास की नींद काफ़ी कच्ची हो गई होगी और वह किसी भी वक्त गहरी नींद से जाग सकते थे। अनिका कुछ देर वहीं बैठकर प्रभास के जागने का इंतजार करने लगी। अनिका ने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद प्रभास ने अपनी आंखें खोली। प्रभास ने जब अनिका को अपने सामने बैठा हुआ देखा, प्रभास चौंक गए और अपने बिस्तर पर धीरे से बैठ गए। अनिका ने कमरे में हल्की रोशनी कर दी। अनिका को इस तरह अपने कमरे में आया हुआ देखकर प्रभास को काफ़ी हैरानी हो रही थी। नाइट लाइट स्विच ऑन करते हुए अनिका ने प्रभास से कहा, मैं जानती हूँ आपने मुझसे वह राज क्यों छुपाया था कि मैंने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया था। जैसे ही प्रभास ने अनिका की यह बात सुनी, प्रभास ने अपना सर झुका लिया। अनिका समझ चुकी थी कि प्रभास इसीलिए अनिका से सच नहीं बता रहे थे ताकि अनिका को कभी इस बात का एहसास ही ना हो कि उसका दूसरा बेटा जिंदा था, ताकि अगर क्रिस्टोफर के पागलपन और जुनून के कारण अलेक्जेंडर मौत के हवाले हो जाता है तो अनिका को अपने बेटे की मौत का दुख ना हो। मगर अब सारी बातें अनिका के सामने आ चुकी थी। अलेक्जेंडर अनिका का बेटा था और किसी भी तरह अनिका अपने बेटे की मौत के मुंह से बचाना चाहती थी। प्रभास का झुका हुआ सर देखकर अनिका ठीक प्रभास के सामने आकर बैठ गई। अनिका ने प्रभास की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो बताओ मुझे कहाँ है वह V16 पावर ड्रग। अनिका आज ठानकर आई थी कि वह प्रभास के पास वह सारी सच्चाई जानकर रहेगी जो आज तक प्रभास उससे छुपाता आ रहा था। प्रभास ने यह बात भी अनिका से छुपाई थी कि अनिका ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और अलेक्जेंडर अनिका का ही बेटा था। अनिका आज जानना चाहती थी कि अब उसकी ज़िंदगी में आए इस बेटे की जान वह किस तरह बचा सकती थी। अनिका जानती थी कि अगर अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए पावर ड्रग V16 का डोज अगर कोई उसे दे पाता तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रभास था। प्रभास समझ चुका था कि अब अनिका से और कोई बात छुपाने का कोई मतलब नहीं था। अनिका सारी सच्चाई जान चुकी थी। प्रभास ने भी सिर्फ इसीलिए अनिका से यह राज छुपाया था कि अलेक्जेंडर अनिका का बेटा था, क्योंकि प्रभास नहीं चाहता था कि अनिका V16 पावर ड्रग के बेहद खतरनाक और दुनिया तबाह कर देने वाले प्लान का हिस्सा बनी। प्रभास ने अपना सर झुकाए रखा और धीमी आवाज़ में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि यह अलेक्जेंडर तुम्हारा बेटा है। प्रभास ने कभी नहीं सोचा था कि अनिका यह राज जान पाएगी कि अलेक्जेंडर उसी का बेटा था, क्योंकि पावर ड्रग के इंजेक्शन के बाद अलेक्जेंडर के शरीर का DNA स्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया था, जिस वजह से DNA टेस्ट रिपोर्ट में ये साबित होना बेहद मुश्किल था कि अनिका और रोहित के अलेक्जेंडर के माँ बाप थे। मगर प्रभास एक बात नहीं जानते थे कि राजलक्ष्मी DNA स्ट्रक्चर रिस्टोर करने में काफ़ी माहिर थी। अनिका ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए प्रभास से पूछा, तो बताइए मेरी माँ ने वह V16 पावर ड्रग कहाँ छुपा कर रखी है। अनिका के सवाल पर धीरे धीरे प्रभास ने अपना सर उठाया और अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या चाहती हो तुम, इस दुनिया का सर्वनाश? क्या तुम जानती भी हो कि अगर पावर ड्रग का आखिरी डोज अगर दुनिया के सामने आ जाता है तो क्या हो सकता है इस दुनिया में? चारों ओर सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी।
इंसानी कौम कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। लोग देखते ही देखते इंसान से राक्षस बन जाएंगे। जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वह लोग एक दूसरे की सांसें छीनने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। देखते ही देखते यह पूरी दुनिया एक जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। प्रभास की आंखों में काफ़ी जुनून नजर आ रहा था। अनिका पहले भी फाइटिंग रिंग में देख चुकी थी कि विक्रांत और उसके साथी जिन्होंने पावर ड्रग का इस्तेमाल किया था, वह कुछ ही दिनों में किस तरह से सुपर ह्यूमन बन गए थे। उन लोगों के शरीर के अंदर शैतानी ताकत ने जन्म ले लिया था। अगर इसी तरह की ताकत दुनिया में हर बुरे इंसान को मिल जाए तो देखते ही देखते हर बुरा इंसान इस दुनिया का राजा बनने के ख्वाब देखने लगेगा और अपना ख्वाब हकीकत में बदलने के लिए वह अकेला ही सैकड़ों लोगों की जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। एक आदमी एक छोटे से देश की आर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर पावर ड्रग का इस्तेमाल करके लोग अपनी आर्मी खड़ी करेंगे और फिर वह आर्मी कितनी ताकतवर हो जाएगी इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। देखते ही देखते दुनिया में सभी लोगों को जीने के लिए पावर ड्रग का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा। अनिका जान चुकी थी कि इस पावर ड्रग का असर कितना खतरनाक हो सकता था, मगर वह एक माँ थी। अनिका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के बारे में सोच रही थी। अनिका ने इन सारी बातों को अपने मन में शांत करते हुए प्रभास की ओर देखकर कहा, मुझे सिर्फ वह V16 पावर ड्रग चाहिए। एक बार मैं अपने बेटे की जान बचा लूँ, उसके बाद मैं खुद ही उसे नष्ट कर दूंगी। अब तक प्रभास जान चुका था कि अनिका को समझाने का कोई फायदा नहीं था। अनिका भले ही इस दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक थी, मगर इस वक्त वह सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उस V16 पावर ड्रग को ढूंढना अगर इतना आसान होता तो अब तक क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग ने उसे ढूंढ लिया होता। तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टोफर की गैंग कोई मामूली गैंग है? दुनिया की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है वह। क्रिस्टोफर तो उनकी गैंग का सिर्फ एक मोहरा है। क्रिस्टोफर से कहीं ज़्यादा खतरनाक और खूंखार लोग उस गैंग का हिस्सा हैं। तुम सोच भी नहीं सकती वो लोग कितने पावरफुल लोग हैं। पिछले 30 सालों में उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बाल भी नहीं वाका कर पाया। जरा सोचो क्यों स्वाति उन लोगों से नहीं लड़ पाई। V16 का फार्मूला और ड्रग चुराने के बाद स्वाति जब हमारे देश में वापस लौटी तब भी वह किसी की मदद मांग सकती थी, मगर जरा सोचो उन्होंने क्यों मदद नहीं मांगी थी। क्योंकि वह जानती थी कि मदद मांगने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। वह गैंग और वह ऑर्गेनाइजेशन बेहद पावरफुल थे। उनकी पहुंच इस दुनिया के हर देश पर है। यूं समझ लो कि धीरे धीरे इस पूरी दुनिया पर उसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होने वाला है। जब इतने खतरनाक लोग उनके सबसे ज़रूरी मकसद यानी कि V16 को पाने में इतने साल नाकामयाब रहे हैं, तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए उसे ढूंढना इतना आसान होगा? प्रभास की बातों में अनिका को सच्चाई नजर आ रही थी, मगर अनिका यह भी जानती थी कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं थी। अगर स्वाति ने V16 कहीं छुपाया था तो वह इस दुनिया में था, और अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद थी जो अनिका के बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकती थी, तो अनिका उसे ज़मीन के तह से खोद कर भी बाहर निकालने के लिए तैयार थी। अनिका ने प्रभास की ओर देखते हुए कहा, देखिए अब तक मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि आप मेरी माँ के भरोसेमंद लोगों में से एक है। इसका मतलब साफ है कि आपके पास कोई तो सुराग होगा जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह V16 पावर ड्रग कहाँ है। और मैं यह भी अच्छी तरह जानती हूँ कि क्रिस्टोफर के गैंग के लोगों ने आपको क्यों अब तक जिंदा रखा है, क्योंकि वह भी जानते हैं कि V16 के बारे में अगर उन्हें पता लगाना है तो आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। प्रभास खुद भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह बात बिल्कुल सच थी। जब प्रभास ने अपनी फैमिली के लिए स्वाति को धोखा दिया था तो उसके बाद उस बात का पछतावा उसने जिंदगी भर रहा था। उसके परिवार के चले जाने के बाद V16 का पता ठिकाना जानने के लिए क्रिस्टोफर की गैंग के लोगों ने प्रभास को कई महीनों तक टॉर्चर किया था, मगर प्रभास ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। एक तरह से वह प्रभास स्वाति के साथ किए गए धोखे का प्रायश्चित कर रहे थे, मगर क्रिस्टोफर और उसके गैंग ने फिर भी प्रभास को जिंदा रखा था, क्योंकि वह जानते थे कि कभी ना कभी किसी न किसी दिन प्रभास किसी न किसी को यह बात जरूर बताएंगे कि V16 कहाँ था। अब तक तो प्रभास भी जान चुका था कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब अनिका को उसकी ज़रूरत पड़े और वह उसकी तलाश में प्रभास तक पहुंचे। प्रभास पहले भी स्वाति को धोखा दे चुका था।
अब वह अनिका के साथ फिर से वही सब नहीं करना चाहता था, मगर प्रभास समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, जिससे स्वाति ने उस V16 ड्रग को दुनिया से छुपाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। क्या इतनी आसानी से वह V16 इस दुनिया के सामने आने वाला था? स्वाति खुद इतनी पावरफुल होने के बावजूद उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला नहीं कर पाई थी। उनसे बचने के लिए स्वाति ने अपने आप को खत्म कर दिया था। स्वाति की इतनी बड़ी कुर्बानी क्या यूं ही थी? धीरे धीरे प्रभास को यह महसूस होने लगा कि पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने डूब रही थी। उन्हें ऐसे लगने लगा था जैसे दुनिया को बचाने की स्विच उनके हाथ में थी, मगर वह चाहकर भी उस स्विच का बटन दबा नहीं सकते थे। ना वह दुनिया को बचा सकते थे और ना ही वह दुनिया को डूबता हुआ देख सकते थे। धीरे धीरे प्रभास ने अनिका के आगे पिछली कहानी बताना शुरू किया। प्रभास ने कहा, स्वाति मल्होत्रा को धोखा देने के बाद मैं बस दुनिया की और दो लोगों की नज़रों से बचते बचाते यूं ही यहाँ वहाँ भटकते, फिर अचानक एक दिन स्वाति की मौत की खबर मैंने सुनी। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी मालकिन की बेटी का वह अंजाम नहीं होने दूंगा जो उन शैतानों ने सोचकर रखा था। जब मैं मनाली पहुंचा तो मैंने देखा कि स्वाति ने डोगरा परिवार के साथ एक करार किया था कि वह लोग तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। क्रिस्टोफर के पापा और उसकी गैंग वाले काफ़ी पावरफुल लोग थे। यह बात तो मैं पहले से ही जानता था और यह भी जानता था कि आज नहीं तो कल वह लोग तुम्हारे बारे में भी जरूर पता लगा लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। भले ही तुम्हारा बचपन गुमनामी में बीता था, मगर तुम्हारे बचपन के हर लम्हे पर उन लोगों की नज़र थी और उन लोगों की हर चाल पर मेरी नज़र थी। स्वाति एक बेहद और चालाक इंसान थी, मगर इतनी खतरनाक लोगों के सामने वह भी बेबस थी। वह लोग स्वाति से भी हर बात में एक कदम आगे थे। स्वाति की पूरी प्लानिंग पर उनकी नज़र थी। हाँ, कभी कभी मैं यह भी सोचता था कि उन लोगों ने आगे चलकर तुम्हें अपने कब्जे में क्यों नहीं कर लिया, मगर फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि वह लोग जानते थे कि छोटी सी बच्ची को अपने कब्जे में लेने के बावजूद V16 के बारे में वह कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हर तरफ V16 ड्रग को ढूंढने के बाद भी जब उन्हें नाकामयाबी मिली तब उनके पास सिर्फ एक रास्ता रह गया था, और वह यह था कि वह तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करे। स्वाति ने लाख कोशिशें की तुम्हें उन लोगों से बचाने की, मगर वह लोग स्वाति से एक कदम आगे ही निकले और आज तुम फिर से उसी मुसीबत में फंस गई हो जहाँ स्वाति तुम्हें कभी फंसा हुआ देखना नहीं चाहती थी। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने प्रभास की ओर मुड़कर कहा, या फिर यह भी हो सकता है कि आज भी मेरी माँ शतरंज की चाल में उनसे एक कदम आगे हैं। अनिका की यह बात सुनकर प्रभास चौंक गए। प्रभास को पूरी बात समझाते हुए अनिका ने कहा, मेरी माँ यह सब कुछ जानती थी कि एक दिन इतने खतरनाक और इतने चालाक लोग जरूर मेरे अस्तित्व के बारे में पता लगा लेंगे, और इसीलिए उन्होंने डोगरा परिवार के साथ करार किया गया। क्रिस्टोफर की गैंग के लोगों ने यह अंदाजा लगा लिया होगा कि डोगरा परिवार का करार पूरा होने के बाद जरूर उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली थी जिसकी वजह से डोगरा परिवार मुझे जिंदा रखने के लिए तैयार हुए थे। और वह चीज़ क्या हो सकती थी? V16। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि V16 कहीं मिल नहीं रहा है, ना ही डोगरा परिवार उसे कहीं ढूंढ पा रहा है, तब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा बल्कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने तक उन्हें इंतजार करना था। उसके बाद मेरी माँ की दूसरी चाल, मैं 20 साल की हो जाऊं उससे पहले मुझे प्रेग्नेंट होना होगा। मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे पावर ड्रग का एक छोटा सा डोज दे दिया था, क्योंकि वह जानती थी अगर मैं किसी तरह 2 साल की उम्र पार कर दूं तो मेरा शरीर पावर ड्रग का आदी नहीं होगा, और अगर मैं इस ड्रग की मोहताज नहीं हुई तो भविष्य में जब मेरी माँ इस दुनिया में ना रहे तब भी अगर वह लोग मुझे अगवा करके मुझे पावर ड्रग इंजेक्ट करे तो मेरे शरीर पर उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी ही कम मात्रा में पावर ड्रग मेरे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया था। यह बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह था। एक बार मेरे शरीर को पावर ड्रग की वैक्सीनेशन लग गई, उसके बाद अगर वह लोग मुझे पावर ड्रग से अगर लगातार भी इंजेक्ट करते रहते तब भी मेरा शरीर उस ड्रग के सामने लड़ने के लिए इनक्यूम हो चुका था। जब अनिका ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रभास के सामने रखा तो प्रभास के होश उड़ गए। प्रभास पहले से जानता था कि उसकी मालकिन बेहद तेज और चालाक थी, मगर हमेशा से प्रभास इसी गम में जीते रहे कि इतने तेज और चालाक होने के बावजूद स्वाति क्रिस्टोफर के बाप की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से लड़ नहीं पाई। मगर आज अनिका का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर खुद प्रभास भी हैरान रह गए। सचमुच इस खेल में आज भी स्वाति उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से आगे थी।
इतने सालों में उस ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए थे, मगर ज़्यादातर बच्चे मौत के हवाले हो गए थे। पावर ड्रग के इंजेक्शन के बाद 25 साल की उम्र सिर्फ 5 लोग पार कर पाए थे, जिनमें से एक खुद क्रिस्टोफर था और एक आशीष डोगरा। आज अनिका की बातों के बाद धीरे धीरे प्रभास को भी कुछ बातें समझ में आने लगी। प्रभास अब जान चुका था कि क्यों आखिर अब तक उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रभास को जिंदा छोड़ा था, और आज उस पहेली से भी पर्दा उठ गया था कि आखिर क्यों इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक अनिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। क्योंकि क्रिस्टोफर के साथ ही एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अनिका खत्म हो गई तो अनिका के साथ साथ V16 पावर ड्रग का डोज भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिका कुछ देर तक खामोश रही और फिर ठीक प्रभास के सामने एक कुर्सी पर अपना एक पांव जमाकर प्रभास की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तो क्या अब आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि वह V16 पावर ड्रग कहाँ है? प्रभास अब जान चुके थे कि अब अनिका से कोई भी बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ वो जानते थे कि सच्चाई जानने के बाद अनिका की जान पर खतरा बढ़ सकता था, मगर अब किसी भी हालत में अनिका रुकने वाली नहीं थी। अनिका प्रभास से सच्चाई जान कर रही थी, यह बात भी प्रभास जान चुके थे। प्रभास ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाति आज भी इस खेल में उतनी ही शामिल थी जितना कि मरने से पहले। मरने के बाद भी स्वाति का बिछाया हुआ जाल 25 साल तक ज्यों का त्यों चलता रहा, और आज उसी स्वाति की बेटी प्रभास के साथ स्वाति का सबसे बड़ा राज जानना चाहती थी। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए एक दवाई छोड़ी है। अनिका यह बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका जानती थी कि स्वाति जरूर अनिका के लिए कोई चीज पीछे छोड़कर गई है। वो मल्होत्रा हाउस में स्वाति के कमरे से लेकर अनेकरण फार्मास्यूटिकल तक हर चीज की पूरी तरह से छानबीन कर चुकी थी, मगर उसे कहीं से कोई सुराग नहीं दिखा था। जब अनिका को पहली बार इस बात का शक हुआ था कि डोगरा परिवार अनेकरण फार्मास्यूटिकल को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहते थे, तब अनिका खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर पूरी कंपनी का एग्जामिनेशन करके आई थी, मगर कहीं उसे कोई सुराग नहीं मिला था। मगर आज जब प्रभास ने अनिका से कहा कि स्वाति ने अनिका के लिए एक दवाई छोड़ी थी, तब फिर से अनिका बारी बारी से सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर अनिका को कहीं कुछ सुराग मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अनिका ने अपने सवाल आगे बढ़ाते हुए प्रभास से पूछा, क्या आप जानते हैं वह दवाई कहाँ है? मुझे बताइए, कहाँ छुपाई है मेरी माँ ने वह दवाई? क्या वह दवाई V16 पावर ड्रग है? प्रभास ने अपनी नज़रें उठाते हुए अनिका को देखा और आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे ख्याल से यह वही पावर ड्रग होना चाहिए। और यह पावर ड्रग इस वक्त कहाँ है? यह इस दुनिया में अगर कोई जानता है तो वह सिर्फ एक इंसान है। अनिका जल्द से जल्द उस इंसान को नाम जानना चाहती थी जो उसे V16 पावर ड्रग के बारे में बता सकता था। अनिका ने प्रभास की ओर आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन है वह जिसे V16 ड्रग के बारे में पता है? मुझे बताओ, क्या वह तुम्हारे साथ ही है जिसे मैं बूढ़े बाबा के नाम से जानती हूँ? जैसे ही अनिका ने ये बात कही, प्रभास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका प्रभास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हैरान हो गई। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, इस दुनिया में अगर पावर ड्रग के ठिकाने के बारे में अगर कोई जानता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसे सुराग छोड़े हैं जो सिर्फ तुम बता सकती हो, और तुम ही उन सुरागों के जरिए उस पावर ड्रग तक पहुँच सकती हो। प्रभास की बात सुनकर अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वाति ने अनिका के लिए इतनी बड़ी पहेली छोड़ रखी थी। इस वक्त प्रभास ने जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ सच था। अनिका ने प्रभास की आंखों में पहले ही पढ़ लिया था कि प्रभास जो कुछ भी कह रहे थे वह सब सच था। अगर यह सच था तो अनिका अपने दिमाग को खोद खोद कर हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी जो स्वाति ने छोड़े हुए सुराग तक पहुंचा सके। मगर काफ़ी देर तक अपने दिमाग पर जोर देने के बावजूद अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति ने अनिका के लिए कौन से सुराग छोड़े थे जिसके जरिए वह अपने बेटे की जान बचा सकती थी। प्रभात ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हालांकि हम जब आखिरी बार तुम्हारी माँ से मिले थे, मेरा मतलब है स्वाति मल्होत्रा और हम तीनों उनके लिए काम करने वाले लोग, तब महेश यानी कि तुम्हारे बूढ़े बाबा ने अलग होने से पहले एक बार स्वाति जी से पूछा था, अगर पावर ड्रग के बारे में सिर्फ अनिका जानती है तो क्या आपको यह नहीं लगता कि यह बात उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है? यह खतरनाक लोग पावर ड्रग को पाने के लिए अनिका की जान भी ले सकते हैं,
उस वक्त महेश की बात का जवाब देते हुए स्वाति मल्होत्रा ने कहा था, जब तक मेरी बेटी अपने ही अंदर छुपे हुए सुरागों के जरिए पावर ड्रग तक पहुंचने के काबिल हो जाएगी तो यह समझ लेना कि मेरी बेटी दिमागी तौर पर इतनी ताकतवर हो चुकी होगी कि वह उस पूरी खतरनाक गैंग का मुकाबला कर सकेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरी बेटी उन सुरागों को ढूंढने में कामयाब नहीं हुई तो फिर फिक्र करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब तक V16 पावर ड्रग बाहर नहीं आता तब तक वह लोग मेरी बेटी की जान के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे। इनफैक्ट वो लोग खुद ही मेरी बेटी की सुरक्षा करेंगे। अनिका आज फिर से अनिका अपनी माँ के असली चेहरे से अपने आप को काफ़ी दूर महसूस करने लगी थी। पिछले महीनों में अनिका की मरी हुई माँ बार बार अनिका के सामने किसी न किसी रूप में आ रही थी, मगर हर बार अनिका उसे पहचानने की कोई ना कोई गलती जरूर कर देती थी। कभी अनिका ने अपनी माँ को करण गुलेरिया की बर्बाद जिंदगी का कारण समझा था तो कभी एक गैंगस्टर समझा था, कभी एक चालाक और शातिर औरत समझा था तो कभी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाली माँ समझा था। मगर आज प्रभास के मुंह से सच्चाई जानने के बाद फिर से अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे स्वाति अभी भी अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका अपने दिमाग पर पूरा जोर आजमा रही थी और स्वाति से जुड़ी हर कड़ी को अपने मन से जोड़कर स्वाति के छोड़े हुए क्लू तक पहुंचना चाहती थी, मगर अनिका को कहीं कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। अनिका यह जानने में नाकामयाब थी कि वह क्या सुराग था जिनके जरिए वह V16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। अनिका जान चुकी थी कि अब उसके सामने रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। वक्त बर्बाद करने के लिए अनिका के पास वक्त नहीं था, क्योंकि दांव पर अलेक्जेंडर की जान थी। अनिका जान चुकी थी कि प्रभास के पास अब शेयर करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं थी, इसीलिए अनिका उठकर प्रभास के कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही अनिका दरवाजे के पास पहुंची, प्रभास ने अनिका को दबी हुई आवाज़ में रोकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया। मैं अपने आप को आज तक कभी माफ़ नहीं कर पाया। अनिका ने बिना मुड़े इस बात का जवाब देते हुए कहा, आपको पछतावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने आपको कभी दोषी समझा ही नहीं। मेरी माँ ने आपको कब का माफ़ कर दिया था। यह कहकर अनिका प्रभास के कमरे से बाहर चली गई। अनिका की बात सुनने के बाद प्रभास को ऐसा लगने लगा था जैसे सालों से जो पश्चाताप का बोझ वो अपने सीने में लिए घूम रहा था, अचानक ही वह बोझ किसी ने उसके सीने से उतार लिया था। प्रभास की ज़िंदगी का अब कोई और मकसद नहीं था। प्रभास की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना था, स्वाति की बेटी को किसी तरह बचाने में वह स्वाति के प्लान को कामयाब होता हुआ देखता। अनिका के जाने के बाद प्रभास ने गहरी राहत की सांस ली। हालांकि प्रभास खुद यह बात नहीं जानता था कि आखिर अनिका कैसे जानती थी कि स्वाति ने प्रभास को कभी अपने गुनाहों के लिए दोषी नहीं माना था। मगर कहीं ना कहीं अनिका की बात सुनकर प्रभास को ऐसा लग रहा था जैसे खुद स्वाति ने प्रभास को माफ़ी दे दी थी। प्रभास के कमरे के बाहर निकलने के बाद राजलक्ष्मी, जो वहीं प्रभास के कमरे में मौजूद सब कुछ सुन रही थी, वह अनिका से कहने लगी, मैडम, यह आप क्या कह रही हैं? अगर मुझे किसी ने इतना बड़ा धोखा दिया होता तो मैं ज़िंदगी भर उसे कभी माफ़ नहीं कर पाती। आपने इस तरह इतनी आसानी से उन्हें माफ़ कैसे कर दिया? क्या आपकी माँ यहाँ होती तो वह इन्हें माफ़ कर देती? अचानक तेजी से आगे चल रही अनिका ने अपनी जगह पर रुककर राजलक्ष्मी से कहा, मेरी माँ को पता था एक दिन उसके साथ ऐसा होगा और प्रभास उन्हें धोखा देंगे। मेरी माँ का प्लान इनके धोखे को शामिल करके ही बनाया गया था। वह जानती थी कि उनके मकसद तक पहुंचने से पहले जरूर उनके साथ उनका अपना कोई धोखा करेगा। इसका मतलब साफ है कि मेरी माँ ने पहले ही प्रभास को माफ़ कर दिया था, वरना इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग करने वाली औरत इतने बड़े धोखेबाज को अपने साथ कभी नहीं रखती। उनके साथ धोखा हुआ है, यह पता चलने के बावजूद मेरी माँ ने आखिरी मीटिंग में इन्हें बुलाया था, क्योंकि वह यह जब भी जानती थी कि अपने किए हुए पर इन्हें बहुत पछतावा है। राजलक्ष्मी अनिका की बात सुनने के बाद अपनी जगह पर खड़ी हुई बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखती रही। अनिका के साथ साथ राजलक्ष्मी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन थी और इतनी दूर की सोच कैसे रख पाती थी। राजलक्ष्मी को अचानक ऐसा लगने लगा था जैसे उसके शरीर का पूरा खून सूखने लगा था। ऐसी बात राजलक्ष्मी ने अपनी ज़िंदगी में पहले ना तो कभी सुनी थी और ना ही कभी फीलिंग से महसूस की थी। राजलक्ष्मी के साथ अपनी बात पूरी करने के बाद अनिका तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। राजलक्ष्मी अपनी जगह पर खड़ी बस अनिका को जाता हुआ देखती रही। अपनी कार में बैठने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अपना माथा स्टीयरिंग पर रख दिया। अनिका जानती थी कि उसकी माँ ने एक बहुत बड़ी पहेली उसके सामने रख दी थी, जिस पहेली को सुलझाए बिना वह अपने बेटे की जान नहीं बचा सकती थी। मगर अनिका यह समझने की कोशिश कर रही थी कि स्वाति ने जो क्लू अनिका के लिए छोड़ा था वह कहाँ था और किस तरह अनिका उस क्लू
क्लू के जरिए V16 पावर ड्रग तक पहुंच जाएगी। तभी अचानक अनिका को स्वाति मल्होत्रा की रिकॉर्डिंग के बारे में याद आया। बचपन से लेकर आज तक अनिका ने कई बार स्वाति मल्होत्रा की वह आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी थी। अनिका को उस रिकॉर्डिंग का हर शब्द ज़बानियाँ याद था, मगर अनिका को उस रिकॉर्डिंग में कहीं कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। जो दूसरी चीज़ स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के लिए छोड़ी थी वह थी अनिकरण फार्मास्यूटिकल। अनिका समझ चुकी थी कि अब मनाली जाकर पुराने मैनेजर मनोज अंकल से मिलना बहुत ज़रूरी था। अनिका को लग रहा था अनिकरण फार्मास्यूटिकल में कहीं ना कहीं स्वाति ने छोड़ा हुआ वह सुराग दफन किया था और अनिका को उस सुराग तक किसी भी हालत में जल्द से जल्द पहुंचना था। अनिका अपने मोबाइल में फिर से स्वाति की वह आखिरी रिकॉर्डिंग सुनने लगी। इस बार अनिका ने अपने कानों में हेडफोन लगाकर बारीकी से स्वाति की वह रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश की। बार बार रिकॉर्डिंग सुनने के बावजूद अनिका को कोई क्लू नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक अनिका को रिकॉर्डिंग में एक खास बात सुनाई दी। वह बात सुनते ही अनिका की सांसें जैसे थम सी गई। इससे पहले कि अनिका वो रिकॉर्डिंग फिर से सुन सकती, अनिका का फ़ोन बजने लगा। अनिका अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर हैरान हो गई।